हेलो, मेरा नाम BL कुमावत है। मैं टीम फिजिक्स CLC सीकर से हूँ। ये CLC का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें JEE मेन के PYQ के सॉल्यूशन का रिकॉर्डिंग ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। आज के ये टॉपिक में हम EMI का सॉल्यूशन करेंगे। EMI टॉपिक है फिजिक्स का जिसका सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन है, ए कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो अ कॉइल कैन बी चेंज। इसमें ऐसा पूछा है कि फ्लक्स को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से मेथड हैं जिनसे फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं और फिर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट है, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उससे ये सारे स्टेटमेंट एक साथ ही हो जाएंगे। फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला आता है वो कुछ ऐसा आता है, फाई दैट इज इक्वल टू BA cos थीटा। B यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया है और थीटा जो है वो एरिया वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इनमें से किसी भी वैल्यू को आप चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे या एरिया को चेंज करेंगे या थीटा को चेंज करेंगे, तो हमारा फाई है वो चेंज हो सकता है। तो अब अपन देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा। एंड बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है क्योंकि एरिया चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा। एंड थर्ड C स्टेटमेंट है, बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि एंगल चेंज करोगे तो हमारा थीटा चेंज होगा, ओरिएंटेशन चेंज होगा और उससे भी हमारा फ्लक्स है वो चेंज होगा। और लास्ट जो ऑप्शन है, बाय रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अब्रप्टली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये जो फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें लिखा बाय रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अब्रप्टली विदाउट चेंजिंग इट मैग्नीट्यूड। बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब BA cos थीटा तीनों वैल्यू सेम है। तो इसके हिसाब से 1 2 मतलब A B C के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सेकंड ऑप्शन है वो सही लग रहा है। A B and C only are correct. Okay, next question. Question है, spherical insulating ball and a spherical metallic ball of same size and mass are dropped from the same height. इसमें ऐसा बोला गया है कि एक तो spherical ball है, spherical ball है, एक metallic है और एक non metallic है। non metallic का मतलब spherical insulating ball है। तो देखिए, जब कंडक्टिंग बॉल को गिराएंगे तो क्या होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से उसके मोशन का अपोज होता है, तो वो जितना एक्सेलरेशन से गिरना चाहिए उससे कम एक्सेलरेशन से वो गिरेगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ। द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द अर्थ सरफेस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इट इज सेइंग दैट द टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी। सेकेंड स्टेटमेंट, बाय इंसुलेटिंग बॉल विल रीच द अर्थ सरफेस अर्लियर देन द मेटल बॉल। ओके, तो देखिए मेटल बॉल में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेजिस्टेंस हो रहा है तो वो ज्यादा टाइम लेगा, जितना एक्सेलरेशन से उसको गिरना चाहिए उससे कम एक्सेलरेशन से वो गिरेगा। तो इसमें लिखा है इंसुलेटिंग बॉल विल रीच द अर्थ सरफेस अर्लियर। तो ये वाला ऑप्शन है वो सही लग रहा है क्योंकि इंसुलेटिंग बॉल है वो तो एक्सेलरेशन G से गिरेगा। भाई इंसुलेटिंग जो बॉल है, नॉन कंडक्टिंग जो बॉल है, नॉन कंडक्टिंग, इसका एक्सेलरेशन तो जो रहेगा G के इक्वल रहेगा और जो हमारी कंडक्टिंग बॉल है उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, इसका मतलब उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें बोला इंसुलेटिंग बॉल विल रीच द अर्थ सरफेस अर्लियर देन द मटेरियल बॉल। तो यही ऑप्शन, इसका सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A capacitor of capacitance 100 microfarad charged to a potential of 12 volt। कैपेसिटर है और उसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, चार्ज किया गया है एंड कनेक्टेड टू 6.4 मिलियन इंडक्टर टू प्रोड्यूस ऑसिलेशंस। देखिए LC ऑसिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो वैल्यूज दे रखी है वो मैं लिख देता हूँ। कैपेसिटेंस का वैल्यू हमको प्रोवाइडेड है 100 माइक्रोफेरड एंड इट इज चार्ज्ड विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट बैटरी से उसको चार्ज किया गया है और उसके बाद है कनेक्ट किया गया 6.4 मिली हेनरी इंडक्टर से। तो जो L का वैल्यू है वो हमको प्रोवाइडेड है 6.4 मिली हेनरी। ओके,
ये डेटा हमको गिवन है। द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट वुड बी, तो बोला कि सर्किट में मैक्सिमम जो करंट है वो कितना फ्लो होगा। तो देखते हैं कैपेसिटर को चार्ज किया गया है। अच्छा, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो निकाल लेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी वो कितनी स्टोर हुई है कैपेसिटर में। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरी बात, एक हिंट और दिया गया है कि ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें, है ना, ऑसिलेशंस जो है तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऑसिलेशन देखिए, एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, जब कैपेसिटर को चार्ज करके किसी इंडक्टर के साथ जोड़ दिया है तो एक टाइम में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर रहती है, कुछ टाइम बाद वो इंडक्टर में चली जाती है पूरी एनर्जी, फिर वो वापस कैपेसिटर में आती है, ऐसे एनर्जी का ऑसिलेशन होता रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है वो निकाल लेंगे और फिर इंडक्टर का मैक्सिमम करंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उस मैक्सिमम एनर्जी को इंडक्टर के हाफ LI स्क्वायर के इक्वल करेंगे और वहां से हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कितना एनर्जी स्टोर है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है हाफ CV स्क्वायर। इतना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर था जब उसको किसी V वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं इंडक्टर से। तो द एंटायर एनर्जी विल गेट स्टोर्ड इन द इंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम करंट इंडक्टर की एनर्जी के इक्वल होगी, हाफ LI स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। जब करंट मैक्सिमम फ्लो होगा तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड भी मैक्सिमम होगी। तो जो कैपेसिटर में एनर्जी थी वो पूरी की पूरी एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो गई है, इंडक्टर में ट्रांसफर हो गई है। तो यहाँ से हम I कैलकुलेट कर लेंगे, 1/2 कैंसिल आउट हो गया है और C का वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, या पहले I को सॉल्व कर लेते हैं। I जो आएगा वो यहाँ से निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ C/L इंटू V। तो ये मैक्सिमम करंट का जो है एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमको मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। C इज how much? It is 100 microfarad. So this is 100 into 10 power minus 6 because it is given in microfarad, and the value of inductance is given as 6.4 millihenry. So it is 6.4 into 10 raised to power minus 3 into V. कितना वोल्टेज से इसको चार्ज किया था, that is our V. So the voltage is given as 12 volt. This is our 12 volt. Okay. So this is the maximum current. If I calculate this, -6 से -3 है, -3 पावर ऊपर बचेगा और -3 से -2 पावर कैंसिल हो जाएगा और -1 पावर बचेगा, नीचे आएगा 1 हो जाएगा। मीन्स ये 12 डिवाइडेड बाई 64 स्क्वायर रूट इज 8। सो 12 डिवाइडेड 8 इज समथिंग लाइक 6 डिवाइडेड बाई 4 एंड 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 divided by 2 is 1.5 ampere. So this is the maximum current flowing in the inductor. Okay, next. A transformer has an efficiency of 80%. 80% efficiency का कोई transformer है and works at 10 volt and 4 kilowatt. Okay. If the secondary voltage is 240 volt, then the current in the secondary coil is. Secondary coil का current पूछा, efficiency दिया गया है, इसका मतलब जो प्राइमरी कॉइल का पावर है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर इसका डिफरेंट है, क्योंकि एफिशिएंसी 80% है। इसका मतलब इसका जो P आउटपुट है दैट इज ओनली 80% ऑफ P इनपुट। सो यू कैन राइट दैट इट इज 0.8 टाइम्स P इनपुट। 80% मीन्स इट इज 0.8 टाइम्स ऑफ P इनपुट एंड अदर डेटाज आर गिवन एज 10 वोल्ट एंड 4 किलोवाट and works at 10 volt and 4 kilowatt. This is the voltage rating and this is the power rating. If the secondary voltage is 240 volt, then the current in the secondary coil is okay. 10 volt and 4 kilowatt पर कार्य करता है। Okay. Efficiency 80% है तो secondary का current हमको find करना। I think this is the input power. 10 kilowatt is input power. So P input can be written as 0.8. P input can be written as P input can be written as V into okay, P input is I think already given, it is 4 kilowatt. This is already the input power. So P output can be written as 0.8 of 4 kilowatt. This is 4 kilo. Okay. So our P output is 0.8 times 4000. So it is 3200.
3200 watt. This is our P output. एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है कि ये जो रेटिंग है वो इनपुट की है या आउटपुट की है। 10 वोल्ट 4 किलोवाट पर कार्य करता है ट्रांसफॉर्मर। आई थिंक दैट इज द इनपुट। ओके, 4 किलोवाट इज इनपुट। ठीक है, तो ये हमारा पी आउटपुट हमने निकाल लिया है। अब हमको पूछा है इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 देन द करंट इन द सेकेंडरी। ओके, इफ पी आउटपुट हमारे पास है और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज हमको दिया गया है, यानी वी आउटपुट हमको प्रोवाइडेड है। वी आउटपुट हमको दिया गया है दैट इज 240 वोल्ट। ठीक है, तो पी आउटपुट है और वी आउटपुट है, तो इससे हम आउटपुट करंट फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे? पी आउटपुट कैन बी रिटन एज वी आउटपुट इनटू द आउटपुट करंट। वी आउटपुट इनटू आउटपुट करंट। So P output is 3200, that is equal to 240 into I output. This is output power. ठीक है, तो यहां से I output जो है तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। कितना आएगा? This is 3200 divided by 240। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 320 डिवाइडेड बाय 24। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 320 डिवाइडेड बाय 24, सो दिस इज 8 से कैंसिल कर देते हैं इसको। 4t डिवाइडेड बाय 4, सो 4 से कैंसिल करेंगे तो 8 से इसको कैंसिल कर रहे हैं तो so 4t and 3, I think this is not 4, this is 3. So 40 divided by 3 means 13.33. Yes, this is the answer. 13.33 ampere is the output current. Okay, 13.33 ampere is the output current. So option second is correct. Okay, next देखते हैं। Okay, a primary coil of a transformer connected to 220 volt AC। ये इसका इनपुट साइड है 220 वोल्ट, और आउटपुट में देखिए एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें 15 किलो वोल्ट है और एक 7 किलो वोल्ट किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ, एक 15 किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला? प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC। ओके, तो ये V इनपुट है इसका। प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर आर 100 and 10। ओके, लेट अस कॉल N1 एज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल विच इज 100 and N2 number of turns in the secondary coil which is 10. And what else are provided in the question? Secondary coil of transformer is connected to 2 series resistors shown in figure. The output voltage, V output voltage. Output voltage means voltage across this 7 kilo ohm resistor, because this is our output. Okay, so first of all we will calculate the V output, because we are provided with V input which is V1. This is 220 volt. V input is 220 volt. So let us first calculate the V output. What is V output? We have formula for V output. We have formula that V1 divided by V2, that should be equal to N1 divided by N2. ऐसा relation है। This is the ratio of input to output voltage and this is the turn ratio। input primary coil का turn number of turns and this is the secondary coil का number of turns। Okay, so V2 is coming out something। V1 is 220 and V2 we need to calculate, but this V2 is not our answer because this V2 is the output power of this transformer. We need to calculate on the voltage across this 7 kilo ohm because this is our output voltage. Okay, as mentioned in this diagram, this would be equal to N1 is 100 and N2 is 10. So our V2 is coming out to be how much? V2 is coming out to be V2, okay, this is V2 is coming out to be 22 वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो इसको 22 वोल्ट हमारा V2 आ जाएगा। ठीक है, 22 वोल्ट आ रहा है, बट दिस 22 इज नॉट आवर आंसर।
22 का आप देखते हैं ये पूरा आउटपुट यहाँ इस कॉइल पे आएगा, आउटपुट वोल्टेज जो है 22 वोल्ट है। अब हम देख रहे हैं कि 22 में से हमारा 7 किलो ओम को कितना मिल रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, 15 किलो ओम एंड 7 किलो ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो वोल्टेज अक्रॉस 7 किलो ओम कैन बी कैलकुलेटेड बाय, देखिए जब सीरीज में रहते हैं तो इनका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इनके रेजिस्टर्स के रेशियो में रहता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो देखिए तो 7 किलो ओम में कितना आएगा, दिस इज 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 15 into total voltage across the two resistors, which is 22 volt. This is 22. So our answer, I think this is also 22. 15 plus 7, yes, 22, and 22 cancelled out. So our answer is 7 volt. This is the voltage across this 7 kilo ohm, which is asked in the question. Okay, next. A square loop of side 15 centimeters begins move towards right at a constant speed of 2 centimeter per second. Where is this square loop? Yes, this is a square loop here. It is moving at 2 centimeter per second. It is marked in the diagram as well. The front edge enters the 50 centimeter wide magnetic field at t equal to 0. Okay, t equal to 0 का मतलब जब ये यहाँ पे आकर टच हो जाएगा उस टाइम को बोला इसने t is equal to 0. Okay, this is our t equal to 0 time. ठीक. The front edge enters the 50 centimeter wide magnetic field. Okay, the width of the magnetic field is mentioned here, it's 50 centimeter. At t equal to 0, the value of induced EMF in the loop at t equal to 10 second will be, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं 10 सेकंड में ये लूप का लोकेशन देखते हैं कहाँ रहेगा 10 सेकंड पे। t equal to 0 पे ये इंटर करेगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो चेक करते हैं कि 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। So distance covered in 10 second we can calculate because it is moving at a constant speed. So speed is equal to distance upon time is valid here. So distance is equal to speed into time. Speed is 2 centimeter per second and time mentioned at 10 second. So in 10 second this loop will cover 20 centimeter distance. Okay. 10 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर इसने ट्रेवल किया, बट द विड्थ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इफ 50 सेंटीमीटर, ये तो 20 सेंटीमीटर कवर किया तो ये तो कहीं बीच में अटका रहेगा ना, बीच में रह जाएगा। देखिए t इक्वल टू 0 पे यहां था, 10 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर कवर किया, इसका मतलब इट इज नाइदर एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड नॉर इट इज लिविंग द मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच मींस इट इज स्टिल मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। पूरा का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इसका मतलब यहां तो कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में लूप मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, एरिया कांस्टेंट है, ओरिएंटेशन कांस्टेंट है, सेम है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो सेम। देखिए जब लूप एंटर करेगा तो फ्लक्स इसका इंक्रीज होगा, जब ये लीव करेगा, इसको लीव कर रहा होगा उस टाइम ये जो तो फ्लक्स इसका डिक्रीज हो रहा होगा, लेकिन 10 सेकंड पे तो ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव कर रहा है, इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स इज 0। आई कैन राइट डेल्टा फाई दैट इज इक्वल टू 0 एंड यूजिंग द Faraday's law EMF is equal to minus, if we talk about the instantaneous EMF, then this is delta phi upon d phi upon dt, so d phi is 0, which means EMF is 0, so the option 4th is correct. Okay, next. Okay, two conducting circular loops A and B as shown in the diagram are placed in the same plane with their centers coinciding as shown in the figure. The mutual inductance between them. Okay, mutual inductance पूछा है तो क्या करेंगे, हम एक लूप में करंट फ्लो करेंगे और दूसरे लूप में देखेंगे कि उस करंट की वजह से कितना फ्लक्स जो है तो उसमें से पास हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है और एक और हिंट यहाँ पे मेंशन है दैट B इज वेरी वेरी मोर लार्जर देन A। B is very very larger than A। ये हिंट इसलिए प्रोवाइडेड है कि ऐसा है, इसका मतलब जो A रेडियस का रिंग है इसको हम इसके पूरे के पूरे को सेंटर पे ही मान सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द लार्जर रिंग, आउटर रिंग। ठीक, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, आउटर रिंग में कोई करंट I1 फ्लो करवा देते हैं हम। ये लो, ये कोई करंट यहाँ पे I1 फ्लो रहा है, ये हम इसको प्राइमरी कॉइल मान लेते हैं और इसमें करंट I1 फ्लो करवा दिए, और इस करंट I1 की वजह से यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग कैन बी रिटन एज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2R। R मींस द रेडियस इन विच करंट I1 is flowing,
that is our R. I'm using the formula mu naught I upon 2R. This is the formula for magnetic field at the center of a ring. So R is the coil, the radius of that coil in which the current I1 is flowing, and here it is small b. So this is the magnetic field at the center of this outer ring, or this is also the center of the inner ring. Okay. Now we are interested in calculating the flux passing through the smaller coil, because we know that the mutual inductance is nothing but the ratio of flux in the secondary coil divided by current in the primary coil. That is the mutual inductance. So we are interested in the flux passing through the secondary coil. नंबर ऑफ टर्न्स की यहाँ बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में एक एक टर्न है, नंबर ऑफ टर्न सिंगल है, क्योंकि लूप है तो कॉइल है, नॉट कॉइल रिंग है, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो एक है, इसलिए बात नहीं कर रहे उसकी। तो फाई 2 में फाइंड कर रहा हूँ। फाई 2 मीन्स इट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉलर रिंग। ओके, फाई का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज बी इनटू एरिया। देखिए कॉस थीटा मैं एक बार मेंशन कर देता हूं, मैं इसको हटा दूंगा यहां से, क्योंकि होता क्या वास्तव में जब इस कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा। ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आने का मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन मींस द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एरिया वेक्टर। सो दिस थीटा इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो थीटा इज 0, सो फाई 2 इज नथिंग बट b into a। सो व्हाट इज b? B is mu naught I1 divided, यहां से कॉल कर रहा हूं मैं B को, this is 2B, this is the magnetic field and area of this smaller coil। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्मॉलर रिंग से फ्लक्स पास हो रहा है। यहां से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो हमारा वास्तव में फाई 2 है। ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में से कितना फ्लक्स जाएगा वो हमारा इंटरेस्ट है। इनटू एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल विच इज pi into a square। this is pi into a square। ठीक है, तो ये फाई 2 आ गया। अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नथिंग बट फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। टर्न्स ज्यादा होंगे तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्न से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ होता है टोटल फ्लक्स लिंक्ड इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे टर्न सिंगल है, इसलिए हम नंबर ऑफ टर्न जो है तो 1 ले रहे हैं, जो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो टोटल फ्लक्स का मतलब फ्लक्स थ्रू द सिंगल टर्न यहाँ तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज फाई 2? लेट अस इंसर्ट द वैल्यूज ऑफ फाई एंड आई। दिस इज म्यू नॉट I1 into pi a square divided by 2b। this is only phi 2 and I1। where is I1? I1 is I1, so this is our I1। now I1 is cancelled out and the answer here is mu naught pi, I think is also, no, pi is not cancelled out, so this is mu naught divided by 2 pi, no, not 2 pi, this is only 2b into pi a square। so this should be your answer, mu naught pi a square divided by 2b। this second option is the correct। okay, next, rectangular loop of length 2.5 meter। rectangular loop है, डेटा लिखते जाते हैं हम जैसा जैसा प्रोवाइडेड हमको। लेंथ है इसका 2.5 मीटर। ओके, एंड विड्थ इज 2 मीटर। विड्थ को हम क्या नाम दे, बी नाम दे देते विड्थ को, दैट इज 2 मीटर and placed at 60 degree to the magnetic field of 4 Tesla। okay, loop is placed at 60 degree to a magnetic field of 4 Tesla। first of all let me mention magnetic field strength which is 4 Tesla। okay, the loop is removed from the field in 10 seconds। the average EMF induced in the loop during this time is okay। 60 डिग्री मेंशन किया है, इसमें एक्सप्लिसिटली बोला नहीं है। एक बार हिंदी पढ़ते हैं, इसका क्या लिखा हुआ है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में इसे 60 डिग्री पर रखा गया है। ओके, a rectangular loop of length this and width this is placed at 60 degree to a magnetic field of 4 Tesla। लूप को मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री पे रखा है। ठीक है, तो लूप का जो एरिया है वो तो 30 डिग्री पे हो जाएगा। फिर ऐसा देखना, शायद इसने मेंशन क्लियरली नहीं किया है। width to it is placed at 60 degree to magnetic field। 60 degree to magnetic field।
ओके तो आई थिंक एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो ही 60 डिग्री इसने मेंशन इसमें किया होगा। एक बार यूज कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑप्शंस के हिसाब से भी फिर आइडिया लगता है कि 60 डिग्री लूप से मैग्नेटिक फील्ड का है या एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड का है। अभी ऑप्शंस में मुझे √3 का ही नहीं दिख रहा, इसलिए मैं 60 डिग्री एक बार यूज कर रहा हूँ। ओके सो दिस इज द थीटा, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप ड्यूरिंग दिस सेकंड 10 सेकंड हमको टाइम दिया हुआ है कि डेल्टा टी जो है कितना टाइम में ये काम परफॉर्म कर रहे हैं, 10 सेकंड में करना है, यानी 10 सेकंड में इसको बाहर निकाला जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, हमको डेल्टा फाई निकालना, फ्लक्स में कितना चेंज हुआ। तो मैं φ1 निकाल लेता हूँ यहाँ पे। φ1 जो है वो हमारा, क्योंकि लूप जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रखा तब तक फ्लक्स है, जैसे ही बाहर निकालोगे तो उसका फ्लक्स 0 हो गया। तो पहले φ1 फाइंड करते हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड में है, दैट इज b इंटू एरिया विच इज l इंटू स्मॉल b इंटू कोसाइन 60। ये हमारा φ1 हो गया, b a cos थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। सो φ1 is b l b cos theta. Let me insert the values here. This is 4 Tesla magnetic field and length is 2.5 and b which is width is 2 and cos theta is 1/2. okay, ये φ1 का वैल्यू आ रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना कुछ हो रहा है। आई थिंक दिस इज 10 वेबर, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 4 इंटू 2.5 इज 10 वेबर। ओके 10 वेबर हमारा जो है तो φ1 आ रहा है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो 10 वेबर फ्लक्स उसमें से पास हो रहा है। अब φ2 देखते हैं, φ2 का मतलब उसको तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया है हमने, तो φ2 तो हमारा ऑल टुगेदर क्या हो गया, 0 हो गया। ओके ये हमारा φ2 हो गया, बाहर निकाल दिया तो हमारा φ2 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा फाई क्या होगा, डेल्टा फाई इज φ2 माइनस φ1, डेल्टा फाई दैट इज φ2 माइनस φ1, ये हमारा डेल्टा फाई है। दिस इज 10 वेबर, डेल्टा फाई है, डेल्टा टी है, सो द आंसर इज -1 बिकॉज इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस, एवरेज ईएमएफ की बात करें जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे एवरेज ईएमएफ के बारे में बात हो रही है, एवरेज ईएमएफ, तो हम डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी जैसा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेल्टा फाई इज -10 वेबर एंड डेल्टा टी इज also -10. okay, this is also -10 second. No, the time is not -10, it is +10 because time delta t cannot be negative, right? Okay, this is +10 and delta phi is -10. So answer is -1 volt because this is the EMF, so the unit should be volt. -1 देखते हैं, yes there is an option of -1. So now it is also clear that the angle provided is between the area vector and magnetic field itself, because दूसरे ऑप्शन 30 डिग्री जैसे कुछ ऑप्शंस यहाँ नहीं है, तो हमको आइडिया लग रहा है कि वो सेम एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल प्रोवाइड किया। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 from JEE Main 2024. In a coil the current changes from -2 to +2 ampere, करंट चेंज हो रही -2 से +2 एम्पियर इन 0.2 सेकंड इंड्यूस ईएमएफ 0.1 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ओके यहाँ पे चेंज इन करंट दिया हुआ है, लेट मी मेंशन डेल्टा आई, दिस इज I2 minus I1, so I2 is +2 and I1 is -2, so change in current is 4 एम्पियर। ओके ये हमको मिल गया है चेंज इन करंट, I1 is -2 ampere and I2 is +2 ampere, so this is the change in current. Okay, and it is 0.2 second. Delta t is provided at 0.2 in the units of second. Okay, and induces and EMF सब कुछ दिया हुआ है। induces and EMF को मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये माइनस नॉट माइनस, इट इज पॉजिटिव 0.1 वोल्ट, ये हमारा EMF। ओके द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस यानी L का वैल्यू पूछा है, तो E हमको दिया हुआ है, करंट हमको दिया हुआ है, टाइम हमको दिया हुआ है, तो L का वैल्यू पूछा है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इसमें। E का एक फॉर्मूला होता है फेराडे के नियम से, E दैट इज इक्वल टू माइनस L डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, माइनस L डी आई अपॉन डी टी, दिस इज नथिंग बट minus delta phi upon delta t. This can be written as minus L delta I upon delta t. Okay, so E is 0.4, not 0.4, 0.1 volt, and this is minus L is how much? Okay, one thing is clear here that L cannot be negative. Okay, L cannot be negative, but there is this signs that
इसको हम सॉल्व करेंगे तो L शायद हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो उसको बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, L का एक ऐसा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, L दैट इज इक्वल टू, क्योंकि L नेगेटिव नहीं हो सकता, सेल्फ इंडक्टेंस वो कांस्टेंट, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है फॉर अ गिवन असेंबली और फॉर अ गिवन इंडक्टर, L है वो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ phi एंड I, तो phi कैन नॉट बी नेगेटिव एंड I कैन नॉट बी नेगेटिव, सो L इज अ कांस्टेंट. So L can be written as magnitude of induced EMF divided by magnitude of delta I upon delta T. नेगेटिव साइन से बचने के लिए ऐसा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. तो L का वैल्यू है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ E इज 0.1 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, डेल्टा I इज 4 एंड डेल्टा T इज 0.2. सो डेल्टा I इज 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज 0.2. ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो 0.2 ऊपर जाएगा तो ये 0.02 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा कुछ हो जाएगा. मिली में आंसर दिया हुआ, तो मिली में आंसर लाने के लिए हम क्या करें, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई 4, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिली हेनरी में आ जाएगा. 5 मिलेंगे. ओके, 5 मिली हेनरी इज द आंसर. दिस इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. ओके, दिस इज द इंडक्टेंस ऑफ the coil. Okay, next. Okay, so our option, this one is correct, third is correct. Okay, next, an ideal transformer with purely resistive load operates as 12 kilovolt on the primary side. It supplies electrical energy to a number of nearby houses at 120. देखिए ऐसा बोला कि it supplies energy to a nearby houses, इसका मतलब है कि आउटपुट पावर आपको, आउटपुट वोल्टेज आपको दिया हुआ है. नियर बाय हाउसेज का मतलब V आउटपुट है, ट्रांसफार्मर का V आउटपुट हमको दिया हुआ है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसके बारे में बात हो रही है. V आउटपुट इसका 120 वोल्ट है एंड V इनपुट जो है वो है 12 किलो वोल्ट. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V इनपुट दैट इज 12 kV. ओके, 12 kV की सप्लाई है मेन, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो 120 वोल्ट पे जा रही है. इसका मतलब कोई ना कोई ट्रांसफार्मर लगा होगा वहाँ पे जो 12 किलो वोल्ट को 120 वोल्ट में कन्वर्ट करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा. ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में, सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ नंबर ऑफ नियरबाय हाउसेज एट 120 वोल्ट. द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द हाउस इज सर्व्ड बाय द ट्रांसफार्मर इज 60 किलोवाट. ओके, द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन. ओके, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन मतलब पावर को बोला है, दूसरे शब्दों में पावर को रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन बोल सकते हैं. इन द हाउसेज सर्व्ड बाय द ट्रांसफार्मर 60 किलोवाट, यानी ये हमारा पी आउटपुट है 60 किलोवाट. और एफिशिएंसी के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब है कि आइडियल ट्रांसफार्मर हम मानेंगे इसको, तो इसका पी इनपुट और पी आउटपुट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, तो हमारा जो वी आउटपुट है, पी इनपुट आउटपुट सेम रहेगा. तो मैं एक बार इसको पी से मेंशन कर रहा हूँ. दिस इज ऑल्सो इनपुट एंड आउटपुट बोथ. दिस इज 60 किलोवाट, 60 किलोवाट. तो हमको V आउटपुट है, हमारे पास P आउटपुट है. हमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी, यानी R सेकेंडरी पूछा है, जिसको मैं R सेकेंडरी के नाम से रिप्रेजेंट कर देता हूं. इसका वैल्यू हमको पूछा है. देखिए R सेकेंडरी के लिए हम क्या करेंगे, P आउटपुट यूज कर लेते हैं, इसको मैं P सेकेंडरी बोल देता हूँ, V आउटपुट को मैं V सेकेंडरी बोल देता हूँ. ठीक है, R सेकेंडरी कॉइल का पूछा है हमको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, V आउटपुट को V सेकेंडरी नाम दे दिया, दिस 120 वोल्ट, और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं P सेकेंडरी कॉइल वाला, दैट इज इक्वल टू V सेकेंडरी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R सेकेंडरी. ओके, ऐसा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं R सेकेंडरी कॉइल का फाइंड करने के लिए. तो रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज समथिंग V स्क्वायर इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय पावर इन द सेकेंडरी कॉइल. सो व्हाट इज V स्क्वायर इन द सेकेंडरी कॉइल, 120 into 120. The square of 120 can be written as 120 into 120 for the conveniences of calculations. And P secondary is provided as 60 kilowatt. What is 60 kilowatt? It is 60 into kilo. This is 60 kilowatt. 0 0 cancel. एक और 0 cancel हो गया. 12 divided 600. ऑप्शन की तरफ एक बार, अच्छा ऑप्शन नहीं तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं इसमें. तो देखते हैं कैसा इंटीजर ये आ रहा है. 6 कैंसिल हो जाएगा 12 से, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. ये 6 से ये 12 है, 2 यहाँ पे बच जाएगा, तो ये होगा 24. किस यूनिट में पूछा, अच्छा मिली ओम में पूछा है, बहुत अच्छी बात है. तो मिली ओम का मतलब ये हो गया, 6 कैंसिल होगा तो 12 से तो 2 आएगा, 2 इंटू 12 24. दिस इज 24 डिवाइडेड बाई 100. 2 0 कैंसिल हुआ था ना, 24 डिवाइडेड बाई 100. सो 24 डिवाइडेड बाई 100 इज नथिंग बट 240
किलो ओम. ओके, so 240 किलो ओम is our answer. 240 in the I'm sorry not kilo ohm, this is milli ohm. मिली ओम में कन्वर्ट करना है, ये हमारा ओम में आंसर है. मिली ओम में कन्वर्ट करना तो हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 कैंसिल होगा और एक जीरो बचेगा. तो दिस इज 240 मिली ओम. दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट. Okay, two concentric circular coils with radii 1 centimeter and 1000 centimeter and number of turns 10 and 20 respectively are placed coaxially with centers coinciding. The mutual inductance of this arrangement will be. Okay, again एक क्वेश्चन है जो two concentric coils से रिलेटेड है. इसको बना लेते हैं एक बार. Two concentric coils of radii 1 centimeter and 1000 centimeter. देखिए इसमें मेंशन नहीं किया कि जो आउटर रिंग है, कॉयल है, उसका रेडियस बहुत ज्यादा है जो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चल रहा है. ऐसा हम इसको असेंबली को एक बार डायग्राम में बना लेते हैं. ये तो मान लो हमारा आउटर रिंग है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1 सेंटीमीटर का तो अंदर होगा ना, छोटा रेडियस है तो ये अंदर होगा. ठीक है, आउटर में कितना है, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 10 and 200 रेस्पेक्टिवली. सो 1 सेंटीमीटर वाला जो कॉयल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं. इसको मैं I1 नाम दे रहा हूँ. एक बार करंट फ्लो करवा देते हैं ताकि ये हमारा फिक्स हो जाएगा कि 1 किसको बोल रहे हैं हम. ठीक है, तो I1 जो है वो I1 है एक बार, और इसको मैं कॉइल 1 नाम दे रहा हूँ. इसको कॉइल 1 नाम दे देते हैं. और ये हमारी कॉइल 2 है जो अंदर है, ये हमारी कॉइल 2 है. ठीक है, कॉइल 1 की जो भी डेटा है हमको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉइल 2 जो अंदर है उसको हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो कॉइल 1 का मतलब हम उसके रेडियस को R1 नाम दे रहे हैं. R1 हमको गिवन है 100 सेंटीमीटर. ओके, नॉट 100 सेंटीमीटर, दिस इज 1000 सेंटीमीटर. सॉरी, 1000 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10 मीटर. 10 मीटर में इसको लिख सकते हैं. 10 मीटर, हाँ 10 मीटर लिख सकते हैं. और इनर जो रिंग है उसका रेडियस हमको प्रोवाइडेड है 1 सेंटीमीटर. दिस इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द आउटर रिंग. ओके, और हमको क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है. इसको मैं N1 नाम दे रहा हूँ. प्राइमरी कॉइल, नॉट प्राइमरी जैसे वर्ड तो मैं यूज नहीं कर रहा. प्राइमरी कॉइल मतलब बाहर वाला जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 1 सेंटीमीटर रेडियस है, उसमें 10 है. ओके, तो 1 सेंटीमीटर तो किसका, अंदर वाली का है. इसका मतलब बाहर वाली में 200 है. तो N1 हमारा 200 है और N2 जो है हमारा 10 है. ओके, ये डेटा हमको प्रोवाइडेड है. और बोला कि पाई स्क्वायर को आपको 10 लेना है. ठीक है, पाई स्क्वायर को 10 ले लेंगे. और इसका आंसर जो रिपोर्ट करना है 10⁻⁸ हेनरी के फॉर्म में आंसर हमको रिपोर्ट करना है. ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन सी यूनिट में हमको पूछा है पहली बात तो, और कितना फैक्टर यहाँ लगाओ, उसके हिसाब से हमारा आंसर न्यूमेरिकल आंसर डिसाइड होता है. इसको देखना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब वही हम या तो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं सीधा, हमने एक क्वेश्चन में देखा थोड़ी देर पहले, वो फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, या हम इसको डेराइव भी कर सकते हैं. डेराइव का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू. ओके, अब देखिए जो आउटर रिंग है उसमें भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इनर रिंग है उसमें भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा होता है, फाई इन दिस कॉइल 2 टोटल, कि अंदर वाली जो रिंग है उसमें टोटल कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है डिवाइडेड बाय करंट इन द प्राइमरी कॉइल I1. अंदर वाली रिंग में टोटल कितना फ्लक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या नंबर ऑफ टर्न्स है, सिंगल टर्न नहीं है. तो एक टर्न से कुछ फ्लक्स 5 वेबर, तो दो टर्न में जो फ्लक्स लिंक होगा वो 10 वेबर ऐसा कुछ लिंक होगा. ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 टोटल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. ठीक है, तो 5 टोटल का मतलब क्या होगा, 5 टोटल को मैं लिख सकता हूं N2 into 5 of a single turn divided by current in the primary coil. सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक है, टोटल फ्लक्स, उसको मैं लिख दिया फ्लक्स पासिंग थ्रू a single turn into number of turns in the same coil. So the number of turns is N2 and flux of a single turn is 5 single. Okay, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा. तो 5 सिंगल का वैल्यू हम फाइंड करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम यूज कर लेते हैं. N2 5 सिंगल अपॉन I. तो M का जो वैल्यू आया वो आया है N2 5 सिंगल टर्न. 5 सिंगल मीन्स 5 फ्लक्स लिंक्ड विद अ सिंगल टर्न डिवाइडेड बाय I1. सो N2 हम एक बार कॉल कर लेंगे. एक बार यहाँ पे इसको 5 को मेंशन करते हैं, दैट इज B इंटू एरिया ऑफ द कॉइल. एरिया को भी मैं A1 लिख देता हूँ, अंदर वाली कॉइल का एरिया को मैं A1 लिख देता हूँ. इंटू कॉस थीटा को लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी भी उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के अलोंग है, तो कॉस 0 में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. ओके, डिवाइडेड बाय I1. अब हमारा टारगेट है B का वैल्यू फाइंड करना. तो B का वैल्यू हम फाइंड करना जानते हैं कि कॉइल के
सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक टर्न होता तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास n1 टर्न है तो हम इसको लिखेंगे n1 इंटू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R1 yes, radius of the same coil, into A1 means this is the area of the inner coil, so this is pi into R1 square and cos 0 is 1. okay, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है, इसको एक बार थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्या बनेगा, पाई म्यू नॉट इंटू पाई डिवाइडेड बाय 2R1 इंटू N1 इंटू N2, और कुछ आ रहा है यहाँ म्यू नॉट आ गया, I1 कैंसिल हो जाएगा ना, I1 कहाँ है, I1 नीचे ना, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये I1 कैंसिल हो गया। ओके, नीचे 2R1 है, पाई है, एक R1 स्क्वायर ऊपर है, R1 स्क्वायर। चलो हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं। म्यू नॉट के बारे में कुछ बोला है कि एक बार चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू यूज करना। कुछ नहीं बोला म्यू नॉट के बारे में, तो म्यू नॉट का वैल्यू हम यूज करते हैं यहाँ पे। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू पाई 4 पाई इंटू 1 मोर पाई इंटू N1 इंटू, देखते हैं N1 इंटू कितना है, N1 इज 200 and N2 is 10, so 200 into 10, this is 2000, this is N1 N2, and R1 square divided by R1, R1 square divided by R1, ऐसा कैसे हो रहा है। बाहर वाला का रेडियस हमने क्या माना, R1 है और अंदर वाले का रेडियस R2 है, तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए तो R2 यूज करना पड़ेगा हमको ना। फ्लक्स तो हम अंदर वाले कोयल में से पास कितना फ्लक्स हो रहा है वो फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरिया अंदर वाले कोयल का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे R1 स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे R2 स्क्वायर है। ओके, तो ये R2 स्क्वायर का मतलब है, एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे R2 इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 स्क्वायर, एंड R1 इज 10 मीटर, सो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। अब देखिए 10 से हमारा पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है यहाँ पे कि पाई स्क्वायर 10 लेना है आपको। तो ये पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई जो है वो हमारे 10 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10 के कितने पावर बच रहे हैं, यहाँ पे 3 पावर यहाँ है और 4 पावर, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, 3 पावर है, ये 4 पावर है, तो 1 पावर नीचे बचेगा। ठीक है, 10 का 1 पावर नीचे बच रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बच रही है, ये 2 इससे कैंसिल्ड आउट हो गया है, तो यहाँ पे केवल 4 बचेगा ऊपर। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन, जो कैलकुलेशन फाइनल आएगा, जो आंसर वो आएगा 4 इंटू 10 पावर 3, एंड दिस इज -4, सो दिस इज -1 मीन्स -8। ओके, द आंसर इज हियर। क्या फाइंड कर रहे थे हम, इंडक्टेंस, सो दिस इज इन द यूनिट्स ऑफ हेनरी। ऐसा यूनिट हम यूज करें तो हेनरी के यूनिट्स में हमारा आंसर आएगा। अभी हमको इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 पावर -8 के यूनिट्स में आपको आपका आंसर रिपोर्ट करना, तो 10 पावर 8 के फॉर्म में हम रिपोर्ट करेंगे, तो जो 4 है वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर लॉन्ग मेटल रोड XY, दिस इज 1 मीटर लॉन्ग मेटल रोड है। कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन फिगर, द प्लेन ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, मीन्स दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज 0.15 टेस्ला, ये फ्लक्स डेंसिटी हमको प्रोवाइडेड है। If the resistance of the circuit is 5 ohm, then the force needed to move the coil in direction as indicated. This is the direction of the movement. Okay. Needed to move the rod in direction as indicated with a constant speed of 4. Okay. V का जो वैल्यू है वो हमको प्रोवाइडेड है 4 मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड से इसको चलाना है। तो कितना फोर्स आपको इस पे अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको सॉल्व करना अपने को। ठीक है, कितना फोर्स, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, द फोर्स नीडेड। ओके, कि कितना फोर्स आपको इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ये एंटर करेगा इसके अंदर, XY जो वायर है, मेटल रॉड है, तो जैसे ये एंटर कर रहा होगा तो इसमें EMF जनरेट होगा, इसमें EMF जनरेट होने का मतलब सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो सबसे पहले तो ये करंट हम फाइंड कर लेते हैं, करंट कितनी फ्लो होगी इसमें। I इज इक्वल टू दैट इज 1/R इंटू
इंड्यूस ईएमएफ कैन बी रिटन एज बी एल इंटू वी। तो ये हमको इसका करंट मिल गया कि इसमें इतना करंट फ्लो होगा, बी एल वी ये फॉर्मूला है इंड्यूस ईएमएफ के लिए, जिसका लेंथ एल है, यहाँ पे ये एल है लेंथ, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और वी ये कांस्टेंट स्पीड है जिसको मूव करवा रहे हैं। ठीक, तो इतना करंट इसमें फ्लो होगा। अब हमको पूछा कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इस पे क्या फोर्स एक्ट करने लग जाएगा। जैसे मान लो इसमें फ्लक्स, अंदर वाला फ्लक्स बढ़ा रहे हैं तो इंड्यूस ये में जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि बाहर की तरफ कुछ फ्लक्स आ जाए, तो ऐसे इसमें करंट फ्लो होगा। तो ऐसे करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, इस वायर पे फोर्स एक्ट होने लग जाएगा। तो हमको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमको पूछा कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला लगा दो फोर्स का, F इज इक्वल टू आई एल बी, क्योंकि बी एल इसके परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, आई एल इंटू बी। आई एल इंटू बी मीन्स आई का वैल्यू हमारे पास ये है तो ये हो जाएगा 1/r इंटू बी एल वी। दिस इज आई एंड एल बी इज एल बी। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है फोर्स के लिए। दिस इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। तो सारे डेटा हम यूज करेंगे। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब है बी इज गिवन एज 0.15 टेस्ला। तो दिस इज 0.15 टेस्ला, हम बी का वैल्यू यहाँ पे यूज करने 0.15 इसका स्क्वायर। एंड एल स्क्वायर, एल इज हाउ मच, 1 मीटर लॉन्ग। ओके, हटाओ, उसको जरूरत नहीं उसकी, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड v इज 4, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका v है। एंड डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच इज वेयर इज द रेजिस्टेंस 5 ओम। ओके, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया फोर्स के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। और उसके बाद हमको बोला गया है कि जो आपका आंसर आप रिपोर्ट करेंगे वो किस यूनिट्स में करेंगे। आपको आंसर रिपोर्ट करना है 10⁻³ न्यूटन के फॉर्मेट में आंसर बताना है, न्यूटन में बताना है। 10⁻³ इसका मल्टीप्लायर है ऑलरेडी यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15, 15 का स्क्वायर यूज कर लेते हैं, दैट इट इज 2, 15 इंटू 15 is 150 and 75 to 25, 225 into 4 into 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 divided by 5, 10⁻⁻4 because this is 0.015, so this is the square of 15, 225 and 4, 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 into 5 into 4, this 4 into 10⁻⁴। तो चलिए इसका आंसर फाइनल फाइंड करते हैं। 10⁻³ में रिपोर्ट करना तो एक माइनस यहाँ से मिलेगा हमको, 10⁻⁻1 मिलेगा। इसका मतलब 10 से डिवाइड कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 into 4 is I think 45 into 2 is 90 and 90 into 2 is 180, so this is 180 divided by 10, 180 divided by 10 is 18। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे। एक सेकंड, इसको हमने काउंट किया नहीं किया, हाँ इसको ऑलरेडी हमने काउंट किया क्योंकि 10⁻⁴ है, हमने 10⁻⁻1 कंसिडर किया तो वो ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो 18 हमारा फाइनल आंसर आएगा इसका ना, यहाँ पे हमको 18 लिखना। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एन इंडक्टर एंड अ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E वोल्ट। ये सर्किट हमको प्रोवाइडेड है, यहाँ पे E वोल्ट का बैटरी है। Energy stored in the magnetic field, the numerical value of B by A will be okay। ये क्या है यहाँ पे, represents the maximum rate at which the energy stores। okay, maximum rate। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, फिर उसके रेट के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, ये बैटरी का वोल्टेज है और 25 ओम रेजिस्टर है, 4 हेनरी यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है। तो इसमें एनर्जी देख लेते हैं कितना स्टोर होगा। तो एनर्जी स्टोर निकालने के लिए मैं इसमें सर्किट में करंट फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि इंडक्टर का जो एनर्जी है वो वास्तव में करंट पे डिपेंडेंट है। फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 Li²। तो इस करंट में जो करंट फ्लो, इस सर्किट में करंट फ्लो होगा वो उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, दैट इज I0 विच इज द मैक्सिमम करंट। करंट बढ़ रहा है, ठीक है, दिस इज 1 माइनस e raised to the power minus t by tau, t divided by tau, where tau is the time constant of the circuit। okay, टाउ का वैल्यू यहाँ पे हम सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। अच्छा, टाउ का वैल्यू क्या होगा, दैट इज टाउ इज इक्वल टू
L divided by R. So L is 4 Henry and R is 25. So 4 divided by 10 is, oh sorry, not 4 divided by 25. This is इसको थोड़ा सॉल्व और करेंगे। चलो एक बार इसको 4 डिवाइडेड 25 रख देते हैं, हो सकता है वहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको एक बार ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। L is 4 and R is 25। ओके, दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। ओके, सो दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। नाउ लेट अस फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होगा वो हमको पूछा है, क्योंकि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही स्टोर होता है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक इज इंडक्टर, मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, दैट इज U, इसको एनर्जी को U मैं नाम दे रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/2 L इंटू आई स्क्वायर। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, और I का वैल्यू यहाँ से मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे को, दैट इज 1/2 L तो वेरिएबल नहीं है, L तो कांस्टेंट है, और आई स्क्वायर मीन्स दिस इज I नॉट स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, दैट इज 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ, और इस पूरे टर्म का स्क्वायर। तो ये है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट ए वेरिएबल टाइम t। अब हमको चाहिए रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। इसमें मैक्सिमम एनर्जी कब स्टोर होगी नहीं पूछा, द मैक्सिमम रेट एट व्हिच द एनर्जी इज स्टोर्ड। तो इसका रेट का मतलब हो गया, हमको du/dt के बारे में कुछ बोला है कि ये है रेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज गेट स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ओके, तो du/dt का मतलब है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या वो मिल रहा है हमको। डिफरेंशिएट करने से कुछ ऐसा मिलेगा, 1/2 L I नॉट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है I नॉट स्क्वायर, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये स्क्वायर टर्म है, तो पहले इसका स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई 2, और फिर अंदर वाले का फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, इसका 0 हो जाएगा, ई पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमको मिलेगा, मल्टीप्लाई में है इसके, इसका डिफरेंशिएशन आएगा ई पावर माइनस टी बाई टाउ। और चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं हम। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है u का, u इज इक्वल टू 1/2 L I नॉट स्क्वायर 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। वैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू, ओके, रेट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको, du/dt दैट इज इक्वल टू 1/2 L I नॉट स्क्वायर एंड 2 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस 1 अपॉन टाउ ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। ये 1/2 L स्क्वायर कांस्टेंट है, ये 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ स्क्वायर है, पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, 2 इंटू दिस टर्म आ गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 है, इसका 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ई पावर एक्स, सो दिस इज ई पावर माइनस टी बाई टाउ, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई फिर से हमको करवाना पड़ता है, तो इसका हो जाएगा -1 अपॉन टाउ। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको -1 अपॉन टाउ से, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू देखना है कि कितने टाइम पे ये जो है तो मैक्सिमम वैल्यू हमको देगा। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो कांस्टेंट है उनको अलग कर लेते हैं, क्योंकि वो तो डिसाइड नहीं करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम कहाँ आएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हम एक बार सेपरेट कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म्स है इसमें माइनस L I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाउ, ठीक है, और ये इसके वेरिएबल टर्म्स है ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करना, कौन से टाइम पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो ये मैक्सिमम इसका फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैक्सिमम कब आएगा, इसको फाइंड करने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कुछ इस टाइप का टर्म है 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। एक बार चेक करते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है। एक बार इसको मैंने एक्स मान लिया है, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं। तो ये कुछ ऐसा टर्म है, इसको लेट्स से दिस इज वाई, सो वाई इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, dy अपॉन dx, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2x आएगा। इसका मतलब x वैल्यू 1/2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। x की वैल्यू 1/2 पे ये टर्म हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा। x की वैल्यू 1/2 का मतलब जब इस टर्म का वैल्यू 1/2 होगा,
एक्स का मतलब इस टर्म का वैल्यू 1/2 होगा, उस टाइम हमको क्या देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं क्या लिख दिया, e पावर माइनस टी अपॉन टाउ दैट शुड बी इक्वल टू 1/2। ये हमको इसके मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हिंट मिल गया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये टी बाई टाउ जो मिलेगा, टी जो मिलेगा वो हमको मिलेगा टाउ ln2, ठीक है। टाउ का मतलब हो गया हमारा l डिवाइडेड बाई r, और ये हमारा फाइनल आंसर है l डिवाइडेड बाय ln2। एक बार चेक करते हैं ln2 के बारे में कुछ बोला है कि कितना वैल्यू आपको यूज करना है ln2 का, क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, ln2 के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन टाइम द मैग्नेटिक फील्ड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस, ओके, द रेट एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, हमको ये रेट फाइंड करना है इसका ना, ये रेट ही फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको तो टाइम का वैल्यू मिल गया कि इतने टाइम पे, या ये वाला जो टर्म है वो 1/2, अच्छा इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये वाला टर्म 1/2 होगा तो मैक्सिमम होगा, तो इस रेट का वैल्यू फाइंड करना हमको था ना। तो du अपॉन dt जो आएगा वो देखते हैं क्या आएगा, ये आ जाएगा l I0 स्क्वायर बाई टाउ इंटू 1/2 इंटू दिस इज 1 माइनस 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2। यहाँ पे शायद मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। तो नेगेटिव के बारे में इसको जो तो पॉजिटिव हम यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू मैग्नीट्यूड हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें, 1/2 एल का वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे गिवन है हमारा क्वेश्चन में, एल का वैल्यू जो है तो 4 हेनरी है, तो एल का वैल्यू मैं 4 हेनरी लिख रहा हूँ। और I0 जो है, I0 वो है मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तो मैक्सिमम करंट इन द सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, I max का वैल्यू यहीं पे हम फाइंड कर लेते हैं। I0 जो होता है, जब मैक्सिमम करंट होता है तो हमारा जो इंडक्टर है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो I0 जो होगा वो E डिवाइडेड बाई 25, ये हमारा I0 है, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो I0 का वैल्यू हो गया हमारा E डिवाइडेड बाई 25 मीन्स E डिवाइडेड बाई 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाउ। टाउ का मीन्स मतलब है यहाँ पे L अपॉन R। सो व्हाट इज L अपॉन R? L is 4 Henry and R is 25. So this is L divided by R and 1/2 into 1/2 is 1/4, ठीक है। तो यहाँ से एक तो 25 कैंसिल हो जाएगा और एक ये 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा E स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक 25 बचेगा और एक यहाँ पे 4 बचेगा। एक बार देखते हैं किस फॉर्मेट में लिखा हुआ, E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2B। ओके, सो दिस इज E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4, 25 इंटू 4, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे बच रहा है। अब यहाँ पे E पावर A लिखा हुआ, इसका मतलब A का वैल्यू तो हमको 2 मिल गया, A का वैल्यू तो हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और यहाँ पे जो B का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, देखो नीचे हमारे पास लिखा 25 इंटू 4, लेकिन यहाँ पे मेंशन है 2 इंटू B, सो आवर 25 इंटू 4 इज 2B, 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 2B, सो आवर B इज इक्वल टू 50। तो ये हमको A का वैल्यू मिल गया, ये B का वैल्यू मिल गया। अब हमको पूछा है कि B अपॉन A का वैल्यू क्या होगा, तो B अपॉन A के लिए हम क्या करेंगे, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेट वायर AB ऑफ मास 40 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर। स्ट्रेट वायर ऑफ AB ऑफ मास 40 ग्राम, AB है ये वाला वायर है, इसका मास हमको दिया गया है 40 ग्राम, 40 ग्राम, ठीक है। ये हमारा मास हमको प्रोवाइडेड है और ये वायर है, हैंग कर रहा है यहाँ पे। लेंथ है 50 सेंटीमीटर, इसका लेंथ हमको प्रोवाइडेड है 50 सेंटीमीटर। ओके, सस्पेंडेड बाय ए पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल लीड्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया गया 0.4 टेस्ला और द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट रिक्वायर्ड द वायर टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्ट, यानी ये जो सपोर्ट है इनके टेंशन हमको रिमूव करना है। टेंशन रिमूव करने का मतलब ये है कि इसको सस्पेंड करना हमको एयर में, मिड एयर इसको सस्पेंड करना। टेंशन फ्री तभी हो सकता है जब ये जो mg है इसका वेट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लग रहा है वो इसको बैलेंस कर ले, FB नाम दे रहा हूँ इसको, ठीक। तो टेंशन जीरो तभी हो सकता है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर ले, फिर टेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो टेंशन आता नहीं है, ठीक है। तो FB कितना लगेगा, इसमें FB का फॉर्मूला होता है IL इंटू B एंड दैट इज इक्वल टू mg। तो इससे हमको आइडिया लग जाएगा कि इसको सस्पेंड करने के लिए हमको कितना जो तो करंट इसमें फ्लो करना पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायर्ड करंट बोला, मतलब इतना तो हमको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। देखते हैं कितना रिक्वायर्ड होगा। करंट का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, mg डिवाइडेड बाई L इंटू B। ओके, एक बार चेक करते हैं सही फॉर्मूला यूज किया हमने। यस, दिस इज F ILB दैट इज इक्वल टू mg। ओके, दीज आर द गिवन डेटा। ओके,
So m is provided as 40 gram, so this is 40 into 10 power minus 3 in the units of kg. and g के बारे में कुछ बोला, यहाँ बोला है तो 10 यूज कर रहे हैं, ये 10 है. and l length of this wire is provided as 50 centimeter, half of a meter. So let me mention this as 1/2. okay, this is 1/2 meter. and b, strength of the magnetic field is 0.4 Tesla. so this is 0.4 Tesla. इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 इस 4 से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ये 2 0 है, ये -3 से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, एक -1 पावर यहाँ पे बचेगा. ठीक है, तो एक बार ये पावर इसका एडजस्ट कर लेते हैं हम, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसका पॉइंट हम रिमूव कर देते हैं, तो ये ऊपर आएगा 3 पावर, यानी ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है किससे, 0.4 से. ठीक है, दिस इज 0.4, दिस इज ऑल्सो 0.4. ओके, ये वाला 0.4 है, ये वाला 0.4. एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ, 2 0 ऑलरेडी 0.4. ओके, पूरा कैंसिल आउट हो गया तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करना पड़ेगा. एक बार चेक कर लेते हैं. एम्पियर में ही पूछा, हाँ एम्पियर में बोला है, तो उनका आंसर जो है 2 हो जाएगा. नेक्स्ट, ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 1 Henry एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6.25 microfarad is connected to an accessors. The required factor of the circuit will be, परिपथ का गुणवत्ता गुणांक क्या होगा. ओके, नॉट रिक्वायर्ड. द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी. चलिए देखते हैं, इसमें पूछा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. वैल्यू दिया हमको आर का वैल्यू हमारे पास है 100 ohm है, एंड इंडक्टर है 1 Henry का, एल का वैल्यू यहाँ पे 1 Henry है, और कैपेसिटेंस जो है प्रोवाइडेड है 6.25 into 10 raised to the power minus 6 farad. मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ. दिस इज माइक्रोफेरेड, सो इट इज 6.25 into 10 raised to the power minus 6 farad. इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स. द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्वालिटी फैक्टर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज एक्सएल डिवाइडेड बाई आर. ये हमारा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है एट रेजोनेंस, एक्सएल डिवाइडेड बाई आर. तो एक्सएल को हम लिख सकते हैं, एक्सएल कैन बी रिटन एज, एक्सएल के बारे में कुछ हिंट हमको प्रोवाइडेड है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं. एल गिवन है हमको, सी गिवन है. ओके, एक्सेल को हम क्या लिख रहे हैं, एक्सेल के बारे में कोई हिंट हमको गिवन नहीं है, तो एक बार चेक करते हैं. इसको ओमेगा इंटू एल लिख देते हैं, ओमेगा एट रेजोनेंस इंटू एल डिवाइडेड बाई आर. ओके, क्वालिटी फैक्टर है वो एक्सेल का, मतलब ओमेगा रेजोनेंस एल डिवाइडेड बाई आर के इक्वल है. तो यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं एल और सी के टर्म में, क्योंकि हमको एल प्रोवाइडेड आर प्रोवाइडेड, ओमेगा नॉट डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं. देखिए ओमेगा नॉट क्या होता है वास्तव में, रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है, तो एक्सएल को हम लिखते हैं ओमेगा नॉट एल, और एक्ससी को हम लिख सकते हैं 1 ओमेगा नॉट इंटू सी. तो ओमेगा नॉट का जो स्क्वायर है वो वास्तव में इक्वल हो जाता है किसके, 1 एल सी के. लेकिन फिलहाल हमको क्या ओमेगा नॉट चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट करके लिखेंगे. So this is L divided by R into 1/√. LC थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, this is 1/R square root of L/C. ऐसा फॉर्मूला है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इसको, 1/R square root of L/C. तो वैल्यू इंसर्ट करेंगे 1/100, R is 100, 1/100 and square root of L which is 1, so there is no need to mention. This is square root of 1 is 1 divided by square root of c, this is 6.25. Let me mention it as 625 into 10 raised to the power how much, 6.25 into 10 power minus 6 से मैंने 625 इसको मेंशन किया, उसको 100 के फैक्टर से बढ़ाया तो इधर से कम करते थे, 10 पावर माइनस 8 यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे. ओके, तो इसका स्क्वायर रूट हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 पावर माइनस 8 है, तो 10 पावर 4 हो जाएगा ऊपर जाके. तो 10 पावर 4 का मतलब 100 से कैंसिल आउट होगा, तो 10 पावर 4 मतलब 100 डिवाइडेड बाई 25 इसका जो है तो बचेगा 625, स्क्वायर रूट इज 25, सो 100 डिवाइडेड बाई 25 इज 4. ये हमारा इसका आंसर आएगा. देखते हैं एक बार किसमें पूछा, हाँ क्वालिटी फैक्टर का यूनिट नहीं आता ना, इसलिए शायद यहाँ यूनिट मेंशन नहीं किया, क्योंकि दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इटसेल्फ. तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू 4 आ रहा है. ओके, नेक्स्ट एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए 75 मिली हेनरी इंडक्टेंस. एल हमको गिवन है 75 into 10 raised to the power minus 3 हेनरी इन ऐसा यूनिट्स, एंड 1.2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर. कैपेसिटर का वैल्यू है 1.2 माइक्रोफेरेड, दैट इज 10 power minus 6 फेरेड.
एंड द मैक्सिमम चार्ज टू द कैपेसिटर इज 2.7 माइक्रोकूलम। क्यू मैक्स जो आ रहा, क्यू नॉट नाम दे देता हूँ मैक्सिमम करंट को, ये आ रहा 2.7 माइक्रोकूलम। ओके, द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट विल बी, ये भी ऑसिलेटिंग सर्किट का क्वेश्चन है। जितना मैक्सिमम, जब कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम होता है तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है, और ऑसिलेटिंग सर्किट में क्या होता है, वही एनर्जी इंडक्टर पे ट्रांसफर होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी देख लेते हैं इसमें कितने स्टोर्ड है। इसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, इसका फॉर्मूला है। जब मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट है तो कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होगी, दैट इज क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। और जब कॉइल में करंट मैक्सिमम होगी, हमारे इंडक्टर में करंट मैक्सिमम होगी, इसका मतलब जितनी भी एनर्जी थी वो पूरी की पूरी इंडक्टर में ट्रांसफर हो गई है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1/2 L इंटू आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट क्या है, इंडक्टर में मैक्सिमम करंट है। इसको थोड़ा सा एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो आई नॉट जो मिलेगा हमको कितना मिलेगा, कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो गई है, तो आई नॉट का जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, 2 कैंसिल हो गया है, दैट इज क्यू नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। एक बार इसको चेक करते हैं, सही हम सॉल्व किया है। क्यू नॉट, ओके, स्क्वायर रूट करेंगे तो आई नॉट रहेगा, इधर इधर क्यू नॉट रहेगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, एल इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एल सी, 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। क्यू नॉट इज 2.7 माइक्रोकूलम, 2.7 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। सो स्क्वायर रूट ऑफ एल इज 75 इंटू 10⁻³ and capacitance is 1.2 micro, 1.2 micro 10⁻⁶। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो देखते हैं क्या आंसर हमारा आता है। यहाँ पे ये 10⁻⁶ है, 10⁻9 है, तो 10⁻9 हो रहा है टोटल, और इसको 12 लिख देते हैं तो ये 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻10 हम ऐसे बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.7, ऊपर जाएगा 10⁻10, तो ऊपर जाके कितना पावर बनेगा, एक बार यहाँ क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। 75 इंटू 1/2 ये बचेगा यहाँ पे, और ये 10⁻3 -6 -9 प्लस दिस -10 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा +5 इस -6 को उड़ा देगा, तो ये बचेगा 10⁻1 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको फिर से। 2.7 इंटू 10⁻1 10 एंड 5 -1, ओके 10⁻1 नहीं, 75 इंटू 12 देखते हैं क्या है, 75 इंटू 12 ये कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक बार इसको चेक करते हैं, क्या 27 का स्क्वायर तो नहीं है कहीं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 27 का स्क्वायर का किस यूनिट में चाहिए, अच्छा मिली एम्पियर में चाहिए। एक बार 27 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं, कहीं 27 का स्क्वायर तो नहीं है। 75 इंटू 12, एक काम कर लेते हैं, इसमें से 25 बाहर निकाल लेते हैं ना, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं इसको। दिस इज 2.7 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 5 बाहर निकालो इसमें से, तो 3 बचेगा, 12 इंटू 3 36, ओके दिस इज 5 इंटू 6। ठीक है, 75 मीन्स 25 इंटू 3, सो 25 का 5 बाहर आ गया, 3 इंटू 12 इज 36, इसका 6 बाहर आ गया होगा। अब ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन हमको जो आंसर है वो मिली एम्पियर में इसको सॉल्व करना है। तो मिली एम्पियर का मतलब इसको 1000 से और मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बचेगा, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6। एक बार चेक करते हैं कि ये कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। 6 से तो ये कैंसिल नहीं होगा, 27 है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा। एल इज 75, इंडक्टर इज 75 मिली हेनरी, ओके, कैपेसिटर इज 1.2 इंटू 10⁻⁶, क्यू नॉट इज 2.7, ओके, सो दिस इज क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 is half L I नॉट स्क्वायर। I naught is Q naught divided by square root of LC. Okay, 2.7 into 10⁻⁶ is Q naught. Okay, this is 75 into 10⁻³ is L. Okay, into 1.2 into 10⁻⁶, 1.2 10. Okay, ये 2.7 हो रहा है, ये 10⁻1 हो रहा है। ठीक है, ओके, इसको एक बार 5 से कैंसिल करते हैं, तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 6, ओके 9 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो ये 9 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिली एम्पियर में इसका 9 मिली एम्पियर आंसर होगा। नेक्स्ट एक BOT में एक ग्राफ दिया हुआ है हमको, द मैग्नेटिक फील्ड B क्रॉसिंग नॉर्मली ए स्क्वायर मेटेलिक प्लेट ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर। एरिया हमको गिवन है 4 मीटर स्क्वायर, मेंशन कर लेते हैं जो जो हमको गिवन है।
चेंजिंग विद टाइम एज शोन इन द फिगर, बी वर्सेस टी का वेरिएशन हमको दिया गया है। ध्यान रखना होगा कि बी है मिली टेस्ला में गिवन है हमको, टाइम हमको सेकंड में गिवन है। चेंजिंग विद टाइम एज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्लेट ड्यूरिंग 2 सेकंड टू 4 सेकंड। ओके, ड्यूरिंग 2 सेकंड टू 4 सेकंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्लेट। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मैं एक बार। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाता हूँ, दैट इज डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, ड्यूरिंग 2 to 4 सेकंड, मतलब ये एवरेज ईएमएफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसका एवरेज वैल्यू यूज कर लेता हूँ, ईएमएफ का एवरेज वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्लेट ड्यूरिंग 2 सेकंड टू 4 सेकंड। वैसे बी और टी में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये तो लीनियरली चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, दैट इज डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया इसका एवरेज ईएमएफ 2 सेकंड टू 4 सेकंड। अब डी फाई के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमको बी और टी का वेरिएशन दिया हुआ है और साथ में एरिया दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा फाई को एरिया इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक, और डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी वास्तव में कुछ नहीं है, इस लाइन का स्लोप है, तो खत्म हो गया है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं 4, दिस इज एरिया एंड डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। कोई भी आप 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, मेंशन भी होगा यहाँ पे चेंजिंग विद टाइम एज शोन इन फिगर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो 2 से 4 ही चेक कर लेते हैं एक बार, 2 से 4, ये 2 है ये 4 हमारा, या हम 1 2 2 4 3 6। ओके, लीनियरली चेंज हो रहा है तो सीधा हम इसका स्लोप ऐसे भी 10 डिवाइडेड बाय 5 से भी फाइंड कर सकते हैं। तो 10 का मतलब हो गया 10 मिली टेस्ला, दिस इज 10 into 10 power minus 3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज 5, सो दिस इज 8 into 10 power minus 3 मिली वोल्ट में चाहिए तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 हमारा आंसर आ जाएगा, 8 मिली वोल्ट। ठीक है, 10 power minus 3 आ रहा है, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 हो गए 5 से। नेक्स्ट है कॉइल हैज एन इंड्यूस्ड इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, एल का वैल्यू हमको दिया हुआ 2 हेनरी, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, आर का वैल्यू यहाँ पे 4 ओम है। ए 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल, कॉइल में पहले 10 वोल्ट का बैटरी हम जोड़ देते हैं, ये कॉइल है, इसके साथ हमने 10 वोल्ट का बैटरी पहले अप्लाई कर दी। ठीक, 10 वोल्ट बैटरी इंडक्टर हमारा। ओके, हैज एन इंडक्टर दिस 200 एंड रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अच्छा, कॉइल का रेजिस्टेंस भी है तो इसके सीरीज में लगा सकते हैं ना, कॉइल का जो भी रेजिस्टेंस है उसको हम इसके सीरीज में लगा सकते हैं, वो कितना 4 ओम है। ठीक है, 2 हेनरी इसका इंडक्टेंस है और 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है। जब ऐसा बोला जाता है कि कॉइल का इंडक्टेंस इतना है और रेजिस्टेंस इतना है तो वो उसके सीरीज में लगा रहता है, सीरीज में लगा सकते हैं उसको। अब क्या बोला गया है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर द करंट हैज बिल्ट अप टू इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू विल बी। इक्विलिब्रियम वैल्यू का मतलब जितना उसको मैक्सिमम आना था उतना आ गया है, इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेबल स्टेज आ गई है। जैसे हिंदी में बोला गया है कि साम्य मान उत्पन्न होने के उपरांत चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना। ठीक, तो साम्य मान प्राप्त होने का मतलब इसका करंट निकाल लेते हैं, मैक्सिमम करंट कितना होगा इसमें। आई मैक्स जो आएगा, मैक्सिमम करंट जो आएगा वो आएगा दैट इज V डिवाइडेड बाई R इज 4, दिस इज 5/2। ये इसमें मैक्सिमम करंट आ रहा है एम्पियर में। ओके, क्योंकि मैक्सिमम करंट जब हम फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे या आप बोलेंगे स्टेबल स्टेट में, तो क्या होगा, करंट का वेरिएशन बंद हो जाता है, वेरिएशन बंद हो जाता है तो उसको आप हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट की तरह मान सकते हैं हमारे इंडक्टर को। ठीक है, तो आई मिल गया तो इसमें एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, आई मैक्सिमम स्क्वायर, दिस इज 1/2 एंड एल हमारे पास कितना गिवन है 2 हेनरी है एंड आई नॉट स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम करंट। तो यहां से 10 पावर माइनस 2 के फैक्टर में हमको आंसर देना है इसका, तो इसका आंसर जो आ रहा है वास्तव में आ रहा है 25, ये 2 कैंसिल हो गया, 25 डिवाइडेड बाई 4 इज 12.5 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 6.25 जूल, ऐसा कुछ आंसर इसका आ रहा है। 10 पावर माइनस 2 के फॉर्म में हम इसका आंसर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल, तो ये हमारा 625 जो है तो हमारा न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा इसका। स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ एरिया 70 सेंटीमीटर है, एरिया हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कितना 70 सेंटीमीटर हमको प्रोवाइडेड है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैविंग 600 टन्स, नंबर ऑफ टन्स है 600,
रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ओके okay, about an axis which is parallel to one of its side and the coil is perpendicular to the direction of the field of the coil is complete 500 revolution in a minute। okay, मतलब इसका हमको 500 revolution in a minute, मतलब ओमेगा हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 500 revolution मतलब 500 into 2 पाई रेडियन और पर मिनट मतलब 60 सेकेंड, ये हमको इसका ओमेगा मिल जाएगा। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा को यहीं पे कितना आएगा, 0 कैंसिल हो गया है। दिस इज 5 into 2 is 10, so this is 100 पाई डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये हमारा ओमेगा आ रहा है ऐसा यूनिट में इसका। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 500 revolution in a minute means 500 into 2 pi radian per 60 second, so this is cancelled out। 50 into 2 is 100 pi divided by 6, ये इसका ओमेगा है ऐसा यूनिट में। ओके, अब चलते हैं कि क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया है द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड। इट्स ओके, इसमें मेंशन किया है कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल 60 डिग्री पे है, इसका मतलब जो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल आएगा वो वास्तव में आएगा हमारा 30 डिग्री, हमारा 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि प्लेन जो है तो वो एरिया के परपेंडिकुलर है और प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में 60 डिग्री है, इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो है तो 90 माइनस 60 जो कि 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज E इज इक्वल टू d∅/dt, दैट इज DAB cos थीटा डिवाइडेड बाई dt विद नेगेटिव साइन। ऐसा हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। BA cos थीटा ये फ्लक्स का फॉर्मूला है हमारे पास। BA cos थीटा AB cos थीटा आर सेम थिंग। ओके, तो A और B ये कांस्टेंट है यहाँ पे। देखो और क्या आ रहा है, लूप रिवॉल्व कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में लूप रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो थीटा में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा टाइम के साथ वो हमारा थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। तो आई कैन राइट दिस एज माइनस AB एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज d थीटा अपॉन dt। cos थीटा का डिफरेंशिएशन करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा एंड d थीटा अपॉन dt, और d थीटा अपॉन dt इज नथिंग बट ओमेगा, सो आई कैन मेंशन हियर ओमेगा। ये हमारा ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो देखते हैं इंड्यूस ईएमएफ क्या आता है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। A इज गिवन एज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, so this is 70 upon 10,000 in meter square। okay, and strength of magnetic field is 0.4, this is 0.4 and omega, okay, not omega, पहले यहाँ sin थीटा है 30 डिग्री है, sin थीटा 1/2 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, ओमेगा से। ओमेगा है 100 पाई अपॉन 6। पाई के बारे में कुछ बोला है, कितना वैल्यू यूज करना। अच्छा, पाई इज 22/7। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70 अपॉन 10,000 है, ये हमारा ए का वैल्यू आ रहा है 70 डिवाइडेड बाई 10,000। मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट किया था इसको, और हमारा बी का वैल्यू 0.4 है, इसको 4/10 लिख देता हूँ, कैंसिल हो जाएगा आसानी से। और यहाँ पे है 1/2 जो कि किसका वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू है, और ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, 100 पाई अपॉन 6, तो 100 पाई अपॉन 6 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 100/6 इंटू 22/7, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इसको आपको 22/7 यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, और फाइनली देखते हैं किस यूनिट में पूछा है हमको, वोल्ट में पूछा है। ठीक है, तो जो सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर वोल्ट में आएगा, ऐसा यूनिट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या क्या यहाँ से कैंसिल हो रहा है। 7 कैंसिल हो जाएगा, पूरा 7 कैंसिल हो गया है, और 7 कैंसिल हो गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे बहुत सारे 10 के पावर बचे हुए हैं, ऊपर 10 के पावर बहुत कम है। तो एक बार हम यूनिट चेक कर लेते हैं, सही यूज कर रहे हैं क्या। 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ओके, वी आर मिसिंग समथिंग, हैविंग 600 टन्स। ओके, इसमें 600 टन्स है तो हमको नंबर ऑफ टन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंगल टर्न के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला है। इसमें नंबर ऑफ टन्स है हमारे पास 600। ठीक है, तो इसको नंबर ऑफ टन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी नंबर ऑफ टन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 600 से इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको 600 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, वोल्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये 600 जो है ये 10,000 है और ये 10,000 खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, 10,000 खत्म हो गया, एक ये 10 है, ये 10 से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 4 × 22 × 6 डिवाइडेड बाई 2 × 6। ठीक है, तो ये 6 भी कैंसिल हो गया और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 44 हमारा आंसर आ जाएगा। 44 वोल्ट हमारा आंसर है। एक बार कैलकुलेशन और देख लेते हैं। हमारा 22, 7 कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया उधर से, तो 22 × 2, यस दिस इज 44। ओके, next as per the given figure, if di/dt is minus 1 ampere per second, means the current is decreasing in the circuit at the rate of minus 1 ampere per second, then the value of VAB in this instant will be। देखिए A से B तक हम सीधा क्या कर रहे हैं, KVL इसमें यूज कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो सीधा हम इसका इंडक्टर के वोल्टेज को -LdI/dt यूज करेंगे। ठीक, तो मैं A से B तक इसमें KVL लिख रहा हूँ। VA इसमें करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस हमारा 12 ओम है, तो रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा 24 वोल्ट, दैट इज V = I × R। 24 वोल्ट रहेगा। करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो ये इसका हाई वोल्टेज है, ये इसका लो वोल्टेज है, तो हम हाई वोल्ट से लो वोल्ट जा रहे हैं, हम इसको -24 यूज करें। ठीक, ऐसे चले, ये दिस इज -24 वोल्टेज ऑन द रेजिस्टेंस, देन -LdI/dt, -LdI/dt, ये है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, एंड देन the battery of 12 volt is also connected here. We are moving from high voltage terminal to low voltage terminal, so this is -12 and that should be equal to VB। ऐसा एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। VA से हमने स्टार्ट किया, जितना वोल्टेज बढ़ रहा था उसको बढ़ाया, जितना कम किया उसको कम किया, तो फाइनली वो हमको B का वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो VA दिस इज -36 minus L is how much? L is 6 Henry, so this is 6 into di/dt। di/dt is -1। ठीक है, इसको हमको साइन के साथ यूज करना पड़ेगा। करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो सीधा -LdI/dt हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको di/dt का जो है साइन के साथ इसको यूज करना पड़ेगा। साइन के साथ ही डिक्रीजिंग देन इट इज नेगेटिव, -1 और -12 ये इधर हमने इसमें ऐड कर दिया है, 12 + 24 is 36, दैट इज इक्वल टू VB। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा। तो VA - VB जो है, VB/AB मीन्स VA - VB जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 36 + 6, दिस इज 42 वोल्ट। ये क्या है इसका आंसर होगा 42 वोल्ट। नेक्स्ट, द आइडेंटिकल रेजिस्टर्स विथ रेजिस्टेंस 12 ओम एंड 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन द। ओके, दो आइडेंटिकल इंडक्टर है, दोनों 5 मिली हेनरी है, जैसा कि मेंशन किया हुआ है। एल का वैल्यू दोनों का 5 मिली हेनरी है और रेजिस्टेंस है वो दोनों ही 12 ओम है। ओके, द बैटरी विद ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, बैटरी का ईएमएफ जो है 12 वोल्ट नाम दे रहा हूँ इसको। ओके, फिर क्या बोला है, जो बैटरी ऑफ 12 वोल्ट फिगर, द करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड विल बी। ओके, स्विच को हमने क्लोज किया एक बार, उसके लंबे समय बाद हम चेक कर रहे हैं कि कितना करंट फ्लो होगा। तो देखिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर जो है वो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि जब करंट स्टेबल हो जाता है तो इंडक्टर में करंट चेंज नहीं होता। इंडक्टर में जब तक करंट चेंज नहीं होता तो वो उसका अपोज नहीं करता है, यानी उसके एंड्स पे जो तो कोई ईएमएफ वहाँ पे नहीं रहेगा, इसका मतलब कोई अपोज नहीं करेगा, स्टेबल करंट फ्लो होगी। तो इसको हम सिंपली शॉर्ट्स करके एक वायर कनेक्ट कर सकते हैं और इस एल को भी लॉन्ग टाइम के बाद हम एक वायर की तरह मान सकते हैं, यानी ये लॉन्ग टाइम के बाद जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, तो हम सीधा वायर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने वायर कनेक्ट किया तो ये एक रेजिस्टर, ये है 12 ओम, ये भी 12 ओम, ये तीनों पैरेलल हो गए, ये तीनों रेजिस्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए। 12 ओम 12 ओम 12 ओम, क्योंकि ये भी सिंगल वायर से कनेक्ट हो गए, ऐसे ये वायर से ऑलरेडी कनेक्टेड था और ये वायर से कनेक्ट हुआ, तो ये पैरेलल हो गए। तो पैरेलल हो गए तो इसका मतलब इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में
दैट इज 12 डिवाइडेड बाई n मीन्स 3, 4 ओम इस सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। बैटरी से कितना करंट जाएगा ये हमको पूछा है, द करंट थ्रू द बैटरी। तो करंट थ्रू द बैटरी कैन बी रिटन एज दैट इज V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। सो V इज 12 एंड R इक्विवेलेंट इज 4, सो आवर आंसर इज 3 एम्पियर। Next, a coil of 200 tons and an area of 0.2 meter square rotates at a half revolution per second. Half revolution per second का मतलब हो गया this is pi radian per second. ओमेगा के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, pi radian per second. Half revolution means pi radian कवर हो रहा है, क्योंकि complete revolution में 2 pi radian एंगल कवर हो रहा है। ठीक, 200 tons, number of tons हमको provided है 200. Okay, and the area is also given, which is 0.2 meter square. Is rotated on half a revolution per second and is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla. Magnetic field strength is mentioned as 0.01 Tesla. Perpendicular to the axis of the rotation of the coil. Okay, the maximum voltage generated in the coil is some this 2 pi upon B. Then the value of beta is. ठीक है, तो maximum voltage कितना जनरेट होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, EMF generated in the coil, that is NBA ओमेगा इनटू समथिंग कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ, या साइन ओमेगा टी, वो डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन क्या है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है इसका। ठीक, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज है, मतलब ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, ये कॉस का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, कोई मतलब नहीं, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब n का वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन करें 200, b का वैल्यू हमारे पास है 0.01, 1/100 लिख देते हैं इसको, और एरिया जो है वो प्रोवाइडेड हमको कितना 0.2, इसको 2/10 लिख देते हैं, और ओमेगा जो है वो है पाई रेडियन पर सेकेंड, इसका वैल्यू हम पाई लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा हमारा वोल्ट में आंसर। ठीक है, इसको देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई 10। 4 पाई डिवाइडेड बाई 10 को क्या बोला है इन्होंने, 2 पाई डिवाइडेड बाई बीटा, दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाई बीटा। तो फाइनली यहाँ से बीटा का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे हम, कितना आएगा, 10/2 is 5. This is our answer. A square loop of side 10 cm resistance 0.7 is placed vertically in east-west plane. Okay. A uniform magnetic field, this is set up in across the plane in northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 1 second at a steady rate. Then magnitude of induced EMF. Induced EMF से related question है. Induced EMF के बारे में बातें हो रही है. Okay. Square loop of side 10 cm. Okay. Length है इसका 10 cm. रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है 0.7 ओम, प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। ओके, वर्टिकली इसको प्लेस किया गया है, वर्टिकली वायर को प्लेस किया गया है ईस्ट वेस्ट प्लेन। ठीक है, लेट अस अस्यूम दिस इज द ईस्ट वेस्ट प्लेन, ये ईस्ट वेस्ट प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू ईस्ट है क्या, एक बार चेक करते हैं इसको। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित किया गया है। ठीक है, द magnetic field is decreased to 0 in 1 second the steady rate, then the magnitude of induced EMF. A uniform magnetic field is set up across the plane in northeast direction. Northeast का मीन्स क्या 45 डिग्री पे है क्या नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट वेस्ट प्लेन में है। ठीक है, तो थीटा मैं एक बार इसका 45 यूज कर लेता हूँ। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन होगा, मिड में होगा नॉर्थ और ईस्ट के, तो ये 45 डिग्री एंगल होगा। ठीक, ओके, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देयर का 0.2 टेस्ला, बी का वैल्यू हमको दिया हुआ 0.2 टेस्ला, और द मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज टू 0 मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को 0 करना है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। ओके, इसका मतलब फ्लक्स इसमें से चेंज होगा, तो देख लेते हैं इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, दैट इज माइनस ए कॉस थीटा इंटू dB अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशन आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। एरिया फिक्स है, थीटा फिक्स है, एंगल फिक्स है, वेरिएशन किस में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। तो हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है, माइनस ए का मतलब है हमारा एरिया के बारे में क्या बोला गया है, साइड है स्क्वायर लूप और साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 100 डिवाइडेड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया यूज कर रहे हैं। कॉस थीटा का मतलब हो गया 1/√2, बिकॉज थीटा इज 45 इंटू dB अपॉन dt कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो dB अपॉन dt इज नेगेटिव।
1 सेकेंड द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 बना दिया गया है 1 सेकेंड में। उसको पहले कितना था 0.2 था, तो चेंज था वो हो गया -0.2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सॉल्व करते हैं। 0 - 0.2 इज -0.2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो हमारा कितना आ रहा है, ये सब कैंसिल होगा नहीं होगा, नीचे 100 बचेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1000 इंटू 1/√2। इसको हम लिखते हैं √2/1000। अच्छा, 10⁻³ वोल्ट में हमको लिखना है, तो ये होगा √2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो इसको लिखा गया है √x इंटू 10⁻³ तो हमारा x का जो वैल्यू है वो 2 निकल गया। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू फाइनली 2 आ जाएगा। A horizontal straight wire 5 meter long existing from east to west falling freely at right angle to horizontal component of Earth's magnetic field, which is given as this. Okay, the instantaneous value of EMF induced in the wire when the velocity is 10 meter per second. Formula लगाओ, EMF का formula होता है that is instantaneous value of EMF induced in the wire BL into V, ये instantaneous EMF। ठीक है, L दिया हुआ 5 मीटर है and from east to west falling freely right angle to the magnetic field. The instantaneous value of EMF induced in the wire when its velocity is this. Okay, velocity is also given, so B is 0.6 into 10⁻⁴, and length is 5 meter, and instantaneous velocity is 10 meter per second. So this is the answer. 5 into 6 is 3, means 30, because this is 0.6 into 5 is 3 into 10⁻³ volt. So 3 is our answer, because this is something into 10⁻³ volts, so our something is 3. A ceiling fan has 3 blades of length 80 cm each. Ceiling fan के बारे में बात हो रही है, ये तो ceiling fan है, 3 ब्लेड है, 3 ब्लेड होती है। ये कोई सीलिंग फैन है, 80 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ब्लेड का लेंथ है 80 सेंटीमीटर, कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.8 मीटर। Each is rotating with an angular velocity of 1200 pm RPM, it should be RPM, right? 1200 RPM। इसका जो ओमेगा है वो हमको प्रोवाइडेड है 1200 RPM का मतलब हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। देखिए RPM जो है वो रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो एक रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन एंगल, तो 1200 रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई इंटू 1200 रेडियन डिवाइडेड बाई कितना टाइम में हो रहा है, 1 मिनट में हो रहा है, तो 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया ऐसा यूनिट में। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको, 0 कैंसिल हो गया, 40 पाई, एक बार चेक करते हैं इसको, 45 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 45 रेडियन पर सेकेंड, 0 कैंसिल हो गया है, दिस इज 20 into 2, okay, this is 45 रेडियन पर सेकेंड। और क्या क्या हमको गिवन है, अर्थ दैट इज ओके, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन दैट रीजन इज 0.5 गॉस एंड एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है, और ये हमारा एंगल ऑफ डिप है, जिसको हम एंगल ऑफ डिप नाम दे रहे हैं, वो हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, और ये बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक रीजन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, जो कि हमको वैल्यू प्रोवाइडेड है 0.5 गॉस, दिस इज 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ये इसका कन्वर्जन होता है गॉस और टेस्ला में। तो हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, देखो सीलिंग फैन कैसे चलता है, सीलिंग फैन हॉरिजॉन्टली चलता है, सीलिंग फैन है तो उसके ब्लेड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल चलेंगे, हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके लाइंस को वो कट करेगी ब्लेड्स, राइट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसको कट नहीं करेगी, इसका मतलब उनकी वजह से कोई ईएमएफ नहीं आएगा। जो कंडक्टिंग वायर है इस प्रकार से मूव करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए चलेगा, तो ईएमएफ आएगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वास्तव में वर्टिकल कंपोनेंट में, उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे वो कितना आ जाएगा, B sin 30, ये वास्तव में इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया हमको जो हमको चाहिए, और इसका लेंथ मिल गया। फिर क्या, इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द ब्लेड्स इज ओके। ठीक है, यहाँ जितना ईएमएफ रहेगा उतना ही यहाँ पे भी रहेगा और उतना ही यहाँ पे भी रहेगा, तो किसी एक ब्लेड में आप इंड्यूस ईएमएफ निकाल लो, तो तीनों के लिए सेम है वो। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला जो है वो है वही BLV, नॉट BLV बिकॉज दिस इज द angular motion of a rod, so this is not BLV, it is B omega square
एल डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ इसका फॉर्मूला आता है, बी ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2। एल का मतलब इसकी रेडियस है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ई दैट इज इक्वल टू बी ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2। बी का वैल्यू हमको कितना प्रोवाइडेड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है तो स्ट्रेंथ कितना दिया, ओके ये वाला यूज कर रहे हैं, बी साइन 30 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4, सो दिस इज 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू साइन 30 इज 1/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज हाउ मच 40 पाई, सो दिस इज 40 पाई स्क्वायर, 40 स्क्वायर इज 1600 इंटू पाई स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द ब्लेड इज 0.8 मीटर, दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 10 divided by this 2, okay, so this should be our answer। देखते हैं किस फॉर्मेट में पूछा है, n पाई इंटू 10 पावर माइनस 5 है ना, तो इसको चेक कर लेते हैं कितना पाई है। 10 पावर माइनस 5 को हमको सेपरेट कर लेना है, ये 10 पावर माइनस 5 है ऑलरेडी, ठीक है 10 पावर माइनस 5 है, और ये हमारा 4 हो गया है, 2 इंटू 2 4, ये 16 से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 400 पाई स्क्वायर into 8 into 0.5 into 10 power minus 5, this is minus 4 and this 10 power minus 5, ओके। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो 10 power minus 5 में हमको आंसर रिपोर्ट करना है n पाई, वाई देयर इज ओनली n पाई, हमारे पास तो पाई स्क्वायर जैसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, एक बार हम चेक करते हैं इसका लेंथ वगैरह 40 पाई आ रहा है ओमेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है इसका फाइनल आंसर, 400 इंटू 8 इंटू 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3200 इंटू 0.5 इज 1/2 पाई स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 5, तो ये आ रहा 1600 पाई स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। एक बार इसका कैलकुलेशन चेक करते हैं फिर से, 0.5 गॉस मीन्स 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 साइन 30, ओके। वेलोसिटी 1200 आरपीएम है, 80 सेंटीमीटर है, ओमेगा हमने कैलकुलेट किया दैट इज 1200 2 पाई अपॉन 60, ओके। सो दिस इज द आंसर 1600 पाई स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 5 वोल्ट। Next, two coils have mutual inductance of 0.02 Henry. The current changes in the first coil according to the relation I is equal to I naught sin omega t. This is the current change in the first coil. इसको I1 नाम दे देते हैं ना, first coil को 1 नाम दे रहे हैं, where I naught is given as 5 ampere and omega is 55. So I1 can be written as 5 sin omega is 55, so it is 55 t. This is the expression for I1. The maximum value of EMF in the सेकेंड कॉइल, ओके। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको दिया हुआ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन हम यूज करेंगे, दैट इज phi2 डिवाइडेड बाय I1। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉट L, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। phi2 डिवाइडेड बाय I1, तो हमको चाहिए phi2 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इन द सेकेंडरी कॉइल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E2 that is equal to m di upon dt, di1 upon dt, ऐसा एक्सप्रेशन भी हम इसको इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि phi2 को हम क्या लिख सकते हैं, E2 को हम इक्विलेट कर सकते हैं, E2 का जो एक्सप्रेशन आता है वो कुछ ऐसे आता है d phi upon dt, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये I इधर आएगा di upon dt, m इंटू di upon dt, एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, E2 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन विद नेगेटिव साइन m di upon dt। हमको तो क्या मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो नेगेटिव के बारे में हम चिंता नहीं कर रहे। EMF m का वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, m का वैल्यू क्या है हमारे पास, m का वैल्यू 0.02 नॉट 0.02, इट इज 0.002, दिस इज m एंड di1 upon dt, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 5 इंटू 50 पाई इंटू cos 55t। अब ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया E2 का, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ ये वाला, cos का फंक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ जो लिखा हुआ उसका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हमको मिलेगा, ये है 2 डिवाइडेड बाई 1000, सो दिस इज 2 इंटू 5 इंटू 5 पाई डिवाइडेड बाई 100, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो
ये इक्वल है हमारे पाई अपॉन अल्फा के। ये किसके इक्वल है? पाई अपॉन अल्फा के। इक्वेशन में बोला गया है कि ये पाई अपॉन अल्फा के इक्वल है। तो हमको अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना, तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा? अल्फा का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 100/25 into 2, 100/25 into 2 which is 50. So the answer is 2. Next, a rod of length 60 meter rotates with a uniform angular velocity 20 about its perpendicular bisector. एक रोड है जो perpendicular bisector के बाद रोटेट कर रही है, ठीक है। ये इसका perpendicular bisector है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। perpendicular bisector के बाद रोटेट कर रही है रोड। टोटल लेंथ इसकी 60 सेंटीमीटर है, एल है वो 60 सेंटीमीटर, और ओमेगा है एंगुलर स्पीड 20 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा है 20 रेडियन पर सेकेंड। आगे क्या बोला गया है? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है, रोटेशनल एक्सिस के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक बार अपवर्ड से हम मान लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस, ओके। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रोड, ओके, बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रोड। देखिए टू एंड्स ऑफ द रोड कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, जैसे मान लो ये है, ये बी है और इसको मैं कोई सी नाम दे दूं, तो वास्तव में पोटेंशियल डिफरेंस आता है जो पॉइंट इसका रोटेशनल एक्सिस पे है उस पे, और एक जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसके बीच में, ठीक है। जैसे मान लो जो बी का पोटेंशियल है वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, दैट इज वीबी माइनस वीसी। इसको हम फाइंड कर सकते हैं बी ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन सेम वी ए माइनस वी सी भी यही आएगा, वी ए माइनस वी सी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बी ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है, जब हम उसको इक्वलेट करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो वी ए है उसका वैल्यू तो वी बी के बराबर ही आ रहा है। वी ए का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? वी बी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इन ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब our answer will be 0. The current in an inductor is given by this. This is the expression for current in inductor 3t plus 8 in units of ampere. Okay, where t is in second and the magnitude of induced EMF produces in that inductor is 12 millivolt. EMF E है हमारा 12 millivolt. The self inductance of the inductor is, okay, where t is the second, okay, the magnitude of induced EMF produced in the inductor is 12 millivolt. Okay, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। EMF induced का फॉर्मूला होता है that is L di upon dt। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये L di upon dt है, इसका और मॉड लगा देता हूँ, ठीक है। L तो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसमें हमको डाउट रहता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उसको मॉड लगा दिया क्योंकि हमको EMF का केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड हमको प्रोवाइडेड है, नॉट चाहिए, हमको प्रोवाइडेड है। तो सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एल का फॉर्म जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा? एल इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो ई का वैल्यू हमको प्रोवाइडेड है 12 मिलीवोल्ट। दिस इज 12 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई डी आई अपॉन डी टी। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन डी आई अपॉन डी टी। दिस इज कमिंग आउट टू बी 3, so this is 3, so now it is 4 into 10 power minus 3 हेनरी। हमको चाहिए मिली हेनरी में, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 4 मिली हेनरी, ठीक है। 4 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर लूप पी क्यू आर एस हैविंग 10 टर्न्स, एरिया 3.6, एरिया इज गिवन, रेजिस्टेंस इज गिवन, स्लोली यूनिफॉर्मली बीइंग पुल्ड, यानी कांस्टेंट स्पीड से इसको बाहर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड, ऐसा हमको पूछा है। तो देखिए वर्क डन के लिए हम क्या टेक्निक यूज करेंगे? वर्क डन के लिए हम सिंपली एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है बाहर निकालेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट एल के इक्वल होगा, तो एफ इंटू एल लिख सकते हैं जब इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी बात फोर्स भी कांस्टेंट है, जो आई एल बी होगा, करंट इसमें कांस्टेंट रहेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आई एल बी। यदि इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा है इस वायर में, यहाँ पे या इस लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो एक वायर को पुल करने में इस पे फोर्स लगाना पड़ता है आई एल बी, फॉर्मूला फोर्स का। तो इसमें एन टर्न्स है, मान लो 10 को हम एन नाम दे देते हैं एक बार, एन टर्न्स है, तो एफ को मैं लिख सकता हूँ एन इंटू आई एल बी, आई एल बी इंटू एल। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, इसको पुल करने में एन इंटू आई एल बी ये फोर्स है, इंटू एल ये डिस्प्लेसमेंट इसका, ठीक है।
अब हमारा टारगेट है आई फाइंड करना, तो आई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आई हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं एन इंटू आई इंटू एल स्क्वायर बी, ये एल स्क्वायर बी हो गया। और आई को हम क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन आर। आई को हम लिख सकते हैं इसमें जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल और लूप। तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वास्तव में हो जाएगा एन बी एल वी, ये फॉर्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का। एक टर्न है तो बी एल वी इंड्यूस ईएमएफ है, एन टर्न है तो एन इंटू बी एल वी डिवाइडेड बाई आर। तो ये हमारा आई का फॉर्मूला, हमने आई की जगह लिख दिया एन बी एल वी और आई हो गया एन बी एल वी डिवाइडेड बाई आर और एल स्क्वायर बी ये बाहर है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू का जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनली हमारे पास वो कुछ ऐसा आएगा, एन स्क्वायर बी स्क्वायर एल क्यूब वी डिवाइडेड बाई आर। अब देखिए जो जो क्वांटिटी हमको गिवन है उनके टर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। हमको v के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, लेकिन हमको ये बोला गया कि इसको 0.1 सेकंड में बाहर निकाला है और एज का लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एल स्क्वायर है वो एरिया के इक्वल होता है, तो हम एल का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मिल गया हमको वर्क डन के लिए, एन स्क्वायर बी स्क्वायर एल क्यूब वी अपॉन आर। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज एन स्क्वायर बी स्क्वायर एल क्यूब बी स्क्वायर एल क्यूब वी डिवाइडेड बाई आर। अब हमारे पास v नहीं है तो हम इस v को क्या लिख सकते हैं, इस v को लिख सकते हैं एन स्क्वायर बी स्क्वायर एल क्यूब एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने एल स्क्वायर यहाँ था एल, ठीक है, यहाँ पे हो गया एल क्यूब हो गया, ठीक। तो v को हम क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन में बोला गया कि इसको स्लोली पुल कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको पुल किया जा रहा है, तो सीधा डिस्टेंस अपॉन टाइम हम इसको लिख सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब एल अपॉन टी, ये हम v का वैल्यू लिख दिया और ये हमारा r है, ठीक है। अब ये आगे l पावर 4 है, तो l पावर 4 को वास्तव में क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं इस लूप का एरिया जो है हम l स्क्वायर लिख सकते हैं, तो l पावर 4 जो होगा वो a स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। लूप का एरिया हमको गिवन है, यहाँ पे l पावर 4 हो रहा है वो a स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वास्तव में एन बी ए इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इंटू टी। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, देखिए n का वैल्यू हमको गिवन है 10, तो ये हो गया हमारा 10 इंटू b कितना है हमारे पास, b हमको गिवन है 0.5 टेस्ला, तो ये हो जाएगा 0.5 और एरिया ऑफ द लूप जो है वो है वेयर इज द एरिया ऑफ द लूप 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 इस पूरे का स्क्वायर है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ r एंड t। r इज 100 ओम एंड t इज 1 सेकेंड, ठीक है। तो r ये हो गया हमारा 100 ओम और t हो गया हमारा 1 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आएगा जूल में, ठीक है। ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सबको ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं, तो जूल में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 इंटू 3.6, 0.5 into 10 is 5 and 5 into 3.6 is 7.2. So this is 7.2 into 10 power minus 3 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ऐसा हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। एक सेकंड हम इसको चेक कर लेते हैं ना, 7.2 आ रहा है, 3.6 into 0.5 है ना, ये नॉट 5, so it is 1/2, तो 33.6 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वो 1.8 हो जाएगा ना, 72 नहीं 1.8, ठीक है। 1.8 और 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 3 ये है और एक ये है, तो ये -2 बचेगा यहाँ पे 10 पावर माइनस, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 18 का स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, या हम इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 10 पावर कितना आएगा, नॉट 18 स्क्वायर इंटू 10 पावर, देखते हैं कितना आएगा यहाँ पे। इसको 18 लिख दिया है, इसको 18 लिखेंगे तो इसको 10 पावर -2 को हमको 10 पावर -3 लिखना पड़ेगा। 10 पावर -3 का स्क्वायर 10 पावर -6 होगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 का जो स्क्वायर है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 324 आ रहा है, 324 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम 3.24 लिख सकते हैं इंटू 10 पावर -6 जूल। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। किस यूनिट में चाहिए, 10 पावर -6 के यूनिट में चाहिए, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 3.24 हमको फिल करना होगा। ओके, थैंक यू। This is the next question. The magnetic flux phi linked with a closed circuit of resistance atom. Resistance is given as atom. Whereas with time in seconds says phi is equal to 5 t square minus 36 t plus 1. ये phi का फंक्शन दिया हुआ था। इंड्यूस करंट
इन द सर्किट इज इक्वल टू 2 सेकेंड, हमको इंड्यूस करंट के बारे में पूछा है। तो चलिए इंड्यूस करंट का फॉर्मूला देखते हैं कैसा होगा। रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ, फाई हमको दिया हुआ, एरिया के बारे में कुछ बोला है, एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ ऑलरेडी, फ्लक्स का फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर एरिया नहीं चाहिए अपने को। आई इज इक्वल टू 1/r डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, ये हमारा आई का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और 1/r मीन्स दिस इज 1/8 into d phi upon dt is the differentiation of this function is 10t minus 36, ठीक है। The induced current in the circuit is t equal to 2 second, okay, t equal to 2 second, तो एक माइनस साइन यहाँ यूज कर रहे हैं। Induced EMF is something like minus d phi upon dt, so induced current is minus 1/r d phi upon dt, so the minus is here। Now our answer is something 1/8 इंटू टी का वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं हम, टी का वैल्यू कितना गिवन है हमको 2 सेकेंड, सो दिस इज 10 इंटू 2 माइनस 36, तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 36 इज 20 माइनस 36, ओके, दिस इज माइनस 16 माइनस 1/8 इंटू माइनस 16, सो आवर आंसर इज 2 एम्पियर। Next is when a coil is connected across a 20 volt DC supply, it draws a current of 5 ampere। इससे हमको इस कॉइल का रेजिस्टेंस मिल जाएगा कि जब इसको 20 वोल्ट डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब इस कॉइल का रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज V/R, 20 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 4 ओम। कॉइल का रेजिस्टेंस हमको मिल गया। When it is connected across 20 volt 50 हर्ट्ज, अब ये एसी में कनेक्ट कर रहे हैं, हम इसको 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। It draws a current of 4 एम्पियर in the self inductance of the coil is, okay, अब इसका जो करंट है वो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो गया है, ठीक है, ओके। तो 4 एम्पियर इसलिए हो गया कि एसी में इस कॉइल का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, दैट इज XL, और एक रेजिस्टेंस इसका जो वायर का रेजिस्टेंस है 4 ओम, वो यहाँ पे इंक्लूड है। तो जब एसी में हम इसको जोड़े हैं तो इसका आई हम ऐसे लिख सकते हैं, आई दैट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई Z। एसी सर्किट में जोड़ा है तो इसका आई का एक्सप्रेशन V डिवाइडेड बाई Z हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, और V का मतलब कितना हो गया है, 20 वोल्ट है, दिस इज 20 डिवाइडेड बाई, और Z इज सम SL प्लस R, और इसका स्क्वायर रूट, ये हमारा Z का वैल्यू है इसकी, क्योंकि यहाँ पे केवल इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस है, वास्तव में रेजिस्टेंस भी कॉइल का रेजिस्टेंस है, तो ये सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करता है। जब कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस है मतलब वो कॉइल के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ये आई का वैल्यू हमको 4 एम्पियर दिया हुआ कि आई अभी कितना हो गया है, 4 एम्पियर हो गया है। तो यहाँ पे हम XL का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, XL प्लस R इज 4, XL प्लस 4 इज 25, ये हमारा कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, 4 को लाएंगे इधर तो ये 5 होगा, 25 इसका स्क्वायर XL प्लस R हो जाएगा, ठीक है। तो XL का वैल्यू हमको मिल गया, XL का वैल्यू हमको मिला है 21 ओम, ठीक है, XL का यूनिट भी ओम का यूनिट है। अब हमको पूछा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब XL को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एल लिख सकते हैं, XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, तो L मिल जाएगा इसका सेल्फ इंडक्टेंस XL अपॉन ओमेगा। तो XL का वैल्यू कितना हमारे पास 21, और ओमेगा का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, 50 हर्ट्ज सप्लाई हमको दी हुई है, 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा का वैल्यू होगा 100 पाई जो है, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, ऐसा रिलेशन इसमें होता है ओमेगा और लीनियर फ्रीक्वेंसी में। तो एफ का वैल्यू हम 50 लिखेंगे तो ये 100 पाई है जो ओमेगा का वैल्यू आएगा। और हमको बोला गया कि पाई का वैल्यू आपको 3 लेना है, तो पाई का वैल्यू जैसे हम 3 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, सो दिस इज 7 डिवाइडेड बाई 100 हेनरी आएगा। आप देखते हैं किस यूनिट में चाहिए अपने को, मिली हेनरी में चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 70 मिली हेनरी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।